आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 341 सुंदरता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों के लिए अनुरोध। तांग शियू को उम्मीद नहीं थी कि हान किंगवू एक छोटी सी बात पर इतना हंगामा करेगा। उसने सिर हिलाकर कहा, आप कह सकते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं उससे पहले जिन शहर गया था तब मिला था और हमारी थोड़ी बातचीत हुई थी। महज थोड़ी सी बातचीत के बाद तुम मुझसे छुट्टी मांगने जा रही हो। जहां तक मुझे पता है वाइस डीन ले नियमों का बहुत पाबंद है और उससे बात करना बहुत मुश्किल है। हान किंगवू के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। ये स्पष्ट था कि वह ले बाई को थोड़ा बहुत जानती थी और शायद उसे बहुत नापसंद करती थी। तांग शियू ने पूछा, क्या आप भी उसे जानते हैं? हान किंगवू ने कहा, काश मैं वहां न होती। शुरुआत में मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला बहुत आसानी से हो गया था, लेकिन फिर उसने ये देखकर कि हान किंगवू ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, तांग शियू ने तुरंत हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए पूछा, उसके साथ क्या हुआ? हान किंगवू ने सिर हिलाकर कहा, छोड़ो, इस बारे में बात न करें। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम्हें कोई अच्छा बहाना चाहिए होगा। मैं विभाग के अन्य प्रमुखों से आवेदन करवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन जहां तक मुझे पता है हमारे विभाग के किसी भी शिक्षक या प्रोफेसर के पास प्रथम वर्ष के सैन्य प्रशिक्षण के दौरान छुट्टी मंजूर करने का अधिकार नहीं है। तांग शियू उसकी बातों से स्तब्ध रह गया और उसने हैरानी से पूछा, क्यों? हान किंगवू ने समझाया, सैन्य प्रशिक्षण सामान्य प्रशिक्षण से अलग होता है, खासकर औपचारिक विश्वविद्यालय में ये बहुत सख्त होता है। आमतौर पर छुट्टी केवल उन्हीं छात्रों को मिल सकती है जो बीमार हों और वास्तव में सैन्य प्रशिक्षण के लिए अनुपयुक्त हों। तांग शियू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं कोशिश करूंगा। अगर मुझे छुट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो मैं सैन्य प्रशिक्षण में भाग लूंगा। हम? हान किंगवू ने सिर हिलाकर पूछा, अब आगे क्या कर रहे हो? वापस कक्षा में जा रहे हो या? तांग शियू ने पूछा, क्या बाद में कक्षा के लिए कुछ और है? हान किंगवू ने सिर हिलाकर कहा, अभी नहीं। तांग शियू ने कहा, और कोई विकल्प न होने के कारण मैं अभी चलता हूँ। मैं स्कूल की लाइब्रेरी से कुछ किताबें उधार लेने की योजना बना रहा हूँ। वैसे क्या मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इस समय किताबें उधार देने के लिए खुली होगी? हान किंगवू मुस्कुराई और बोली, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। तांग शियू खड़ा हुआ, हाथ हिलाया और बोला, तो मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ। तुम जाओ और अपना काम निपटाओ। 20 मिनट बाद तांग शियू पुस्तकालय पहुंचा और ये देखकर उसे निराशा हुई कि मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जो उसके पुराने स्कूल स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल से कम 12 गुना बड़ी है। मुख्य शिक्षण भवन से पुस्तकालय तक पैदल चलने में ही उसे 20 मिनट लग गए, और ये तब था जब उसने रास्ता पूछ लिया था और कोई गलत मोड़ नहीं लिया था। इस समय पुस्तकालय के मुख्य द्वार से बहुत कम छात्र अंदर बाहर आ जा रहे थे, जिससे अन्य स्थानों की तुलना में ये कुछ हद तक सुनसान सा लग रहा था। जब तांग शियू अंदर दाखिल हुआ तो विशाल हॉल में किताबों से भरी अलमारियों की कतारें देखकर वह तुरंत अचंभित हो गया। नमस्ते, मैं इस वर्ष प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मुझे पढ़ने के लिए कुछ किताबें उधार चाहिए। तांग शियू कर्मचारियों के उस क्षेत्र में गई जहाँ कई कर्मचारी काम कर रहे थे और उसने वहाँ मौजूद एक अधेड़ उम्र की महिला से बात की। अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराई और बोली, माफ कीजिए, नए छात्र अभी पुस्तकालय से किताबें नहीं ले सकते। हालांकि आपको स्कूल आईडी कार्ड मिल गए हैं, लेकिन आपने पुस्तकालय कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है। अगर आप भविष्य में बार बार किताबें लेना चाहते हैं तो आपको पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और हम आपका पुस्तकालय कार्ड बनवा देंगे। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे किन सामग्रियों की आवश्यकता है? मैं उन्हें अभी जमा कर दूंगी। ठीक है। कुछ मिनट बाद तांग शियू ने आवश्यक दस्तावेज जमा किए और फिर पुस्तकालय में चले गए। ज्ञान पोषण के समान है, जितना अधिक ज्ञान प्राप्त होता है विचार उतने ही स्पष्ट होते जाते हैं। यद्यपि खगोल विज्ञान से लेकर भूगोल तक सब कुछ जानना पूरी तरह से संभव नहीं है, फिर भी ज्ञान का भंडार जीवन पथ को अधिक स्थिर और सुगम बना सकता है। 11 बजे एक किताब खत्म करने के बाद तांग शियू पुस्तकालय से निकल गया। रास्ता पूछने पर उसे ले बाई का कार्यालय मिला। तांग शियू अपने दफ्तर में ले बाई एक आवर्धक लेंस पकड़े हुए एक पत्थर पर बने पैटर्न का अध्ययन कर रहे थे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उन्होंने आवर्धक लेंस नीचे रख दिया और ऊपर देखा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, प्रोफेसर ले, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ। ले बाई मुस्कुराते हुए जल्दी से अपनी डेस्क के पीछे से बाहर निकले और बोले, नहीं नहीं, मुझे खुशी है कि आप मुझसे मिलने आए। तांग शियू, हमारी मुलाकात को लगभग 2 महीने हो गए हैं, है ना? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, लगभग। ले बाई ने तांग शियू को बैठने के लिए आमंत्रित किया, खुद चाय बनाई और तांग शियू को एक कप चाय पिलाने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से मैं तुमसे पहले जिन शहर में मिला था, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि एक प्रतिभाशाली छात्र हमारे विद्यालय में आया है। कैसा चल रहा है? तुमने रिपोर्ट कर दी है? क्या कोई और काम है जो अभी तक सुलझाया नहीं गया है? मुझे बताओ, मैं तुरंत उसका ध्यान रखूंगा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, दरअसल मैं इस बार यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे 2 चीजों में आपकी मदद चाहिए, प्रोफेसर ली। ले बाई ने उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, आगे बढ़ो, जब तक मैं मदद कर सकती हूँ मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। तांग शियू ने कहा, प्रोफेसर ले, मुझे हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं और मुझे डर है कि मेरे पास सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने का समय नहीं होगा। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? ले बाई ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं और पूछा, तुम क्या करने वाले हो? तांग शियू ने कहा, कुछ दिनों में मुझे जिंगमिन द्वीप जाना है, वहाँ कुछ महत्वपूर्ण मामलों को निपटाना है। ले बाई ने सिर हिलाकर कहा, इसका हल निकालना आसान है। मैं जिस शोध विषय पर काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे दक्षिण चीन सागर के एक द्वीप के भूभाग का सर्वेक्षण करना है। मैं आपका नाम साथ जाने वाले सदस्यों की सूची में जोड़ दूंगी और फिर आपको सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना पड़ेगा। मैं स्कूल से सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी। बाकी क्या बात है? तांग शियू ने कहा, मैंने सुना है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को कैंपस में रहना अनिवार्य है।
क्या मैं अपवाद हो सकती हूँ? बेशक, मैं फिर भी अक्सर स्कूल में रहूंगी, लेकिन ले बाई ने हाथ हिलाते हुए कहा, दूसरों की बकवास मत सुनो। अगर नए छात्र कैंपस में नहीं रहना चाहते तो वे आवेदन करके कैंपस के बाहर रह सकते हैं। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें मुझ पर छोड़ दो। तांग शियू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद प्रोफेसर ले। क्या आपके पास दोपहर के भोजन के लिए समय है? मैं आपको भोजन कराना चाहूंगी। ले बाई ने संतुष्टि से ताली बजाई और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये खाना मेरी तरफ से है। आखिर तुम मेरे पास आए हो। अगर मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा तो जिन शहर का वो बूढ़ा आदमी शायद मेरे बारे में अफवाहें फैलाएगा। चलो स्कूल के बाहर टोंफू रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं वहां अक्सर जाता हूँ। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी। किसी को भोजन कराना, वह स्वाभाविक रूप से ले बाई को भुगतान नहीं करने देगा। आखिरकार वह आज ले बाई से मदद मांगने ही तो आया था। दोपहर के भोजन के बाद तांग शियू ने ले बाई के चाय के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उनके विदा होने के बाद वह स्कूल पुस्तकालय लौट गए। 1 घंटे से अधिक समय तक पढ़ने के बाद वह अंततः कक्षा में गए। इस समय कक्षा में सुबह की तुलना में काफी अधिक सहपाठी मौजूद थे। कुल मिलाकर 30 से अधिक। पूरी कक्षा की उपस्थिति के लिए केवल 10 और लोगों की आवश्यकता थी। तांग शियू के आने से सबका ध्यान आकर्षित हुआ और कई लोग फुसफुसाते हुए उन विषयों पर चर्चा कर रहे थे जो उन्हें लगता था कि तांग शियू नहीं सुन पा रही होंगी। भाई तांग, इधर आओ, इधर आओ। झाओ लियांग खड़ा हुआ और उसने तांग शियू को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तांग शियू चलकर बैठ गई, तभी उसे झाओ लियांग की दबी हुई आवाज सुनाई दी। बॉस तांग, हमारी कक्षा में सभी देख सकते हैं। हमारी क्लास मॉनिटर हान सचमुच आपके लिए मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी आई थी। आज सुबह जब आप कक्षा से निकले तो वह पूरी तरह से विचलित हो गई और थोड़ी देर बाद ही वह आपके पीछे पड़ गई। तांग शियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया और कहा, शायद उसका अपना व्यवसाय होगा। ठीक है, चलो विषय बदलते हैं। क्या हमारे स्कूल के किसी वरिष्ठ छात्र को कोई जानता है? युए काय ने उलझन में पूछा। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तांग शियू ने कहा, वरिष्ठ छात्रों के पास स्कूल पुस्तकालय की किताबें होनी चाहिए। मैं पढ़ने के लिए स्कूल पुस्तकालय से कुछ किताबें उधार लेने की योजना बना रहा हूँ। अगर मैं उन्हें उधार नहीं ले पाता हूँ तो मुझे उन्हें स्कूल के बाहर से खरीदना पड़ेगा। युए काय मुस्कुराया और बोला, उधार क्यों लेना? सीधे खरीद लो। मुझे बताओ कि तुम्हें कौन कौन सी किताबें खरीदनी हैं। हो सके तो एक सूची दे दो और आज दोपहर का काम खत्म होते ही मैं गाड़ी चलाकर तुम्हारे लिए खरीद लाऊंगा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, तो चलिए इन्हें खरीद लेते हैं। आज दोपहर हम गाड़ी से घूमेंगे और आज रात मैं सबको डिनर पर ले जाऊंगी। युए काय ने अंगूठा ऊपर करके तारीफ की और कहा, बॉस तांग वाकई बहुत उदार हैं। आज रात हम कहाँ खाना खाएं? तांग शियू ने कहा, मैंने आज स्कूल के बाहर टोंफू रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन किया और मुझे वहाँ का खाना काफी अच्छा लगा। युए काय ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हारा बटुआ भरा हुआ है? अगर हाँ तो चलो झाओ लियांग और उसके रूममेट्स को भी बुला लेते हैं। हम सातों मिलकर शराब पियेंगे तो माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो चलिए उन सभी को आमंत्रित करते हैं। युए काय ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर अचानक फुसफुसाते हुए कहा, सुना क्या? हमारे छात्रावास का वो लड़का जो अभी तक नहीं आया, एक नेक काम करते समय एक लुटेरे ने उसे घायल कर दिया और वो इस समय मैजिक सिटी अस्पताल में भर्ती है। मैंने सुना है कि उसे गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन वो कुछ समय तक स्कूल नहीं आ पाएगा। मुझे उससे बहुत ईर्ष्या हो रही है। उसे तो सैन्य प्रशिक्षण में भी भाग नहीं लेना पड़ेगा। क्या आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं? घायल? तांग शियू ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? युए काय ने बताया, उस लड़के का एक लुटेरे से सामना हुआ। उसने एक बूढ़ी औरत को उसका पर्स वापस दिलाने में मदद की, लेकिन लुटेरे ने उसे चाकू मार दिया। स्कूल में दाखिले में देरी होने के डर से वह काफी साहसी साबित हुआ और उसने अपने घाव को ढककर कुछ किलोमीटर दूर स्थित मेट्रो स्टेशन से हमारे स्कूल तक आया। मैंने सुना है कि जब दाखिले के दफ्तर में शिक्षकों ने उसकी हालत देखी तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। बाद में पुलिस की जांच के बाद पता चला कि उस लड़के को एक नेक काम करते समय लुटेरे ने घायल कर दिया था। और हाँ, उस बूढ़ी औरत के बच्चों ने तो उसके लिए एक रेशमी बैनर भी बनवाया, जिससे हमारा स्कूल इस घटना के कारण मशहूर हो गया। तांग शियू के होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है हमारे छात्रावास में एक और बहादुर आदमी है। क्यों न हम अस्पताल में उससे मिलने का समय निकालें? यू काय ने कहा, हम सबने इस बारे में चर्चा कर ली है। हम आज दोपहर अस्पताल जाने की योजना बना रहे हैं। यू काय और उसके रूममेट भी साथ जा रहे हैं। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, तो चलिए हम सब साथ चलते हैं। इस पल हान कीवू कक्षा के बाहर से अंदर आईं। कक्षा में चारों ओर नजर घुमाकर उन्होंने देखा कि तांग शियू भी आ चुकी हैं। उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, जो छात्र अभी अभी आए हैं कृपया यहाँ पंजीकरण करा लें। मैं हान कीवू हूँ, अगले कुछ वर्षों के लिए आपकी कक्षा शिक्षिका। तुरंत हाल ही में रिपोर्ट किए गए 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने हान कीवू के पास अपने नाम और फोन नंबर दर्ज कराए। बैंग बैंग, कक्षा के दरवाजे पर दस्तक हुई और कक्षा में मौजूद सभी लोग दरवाजे की ओर देखने लगे। लेकिन जब उन्होंने कक्षा के दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखा तो सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। सुंदर, बहुत सुंदर। कक्षा के लगभग सभी छात्रों ने इतनी खूबसूरत लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। तुम हो? हान कीवू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और पूछा, मैं तांग शियू की तलाश कर रहा हूँ। सुंदर लड़की ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। अध्याय 342, आप वास्तव में कौन हैं? चौथा अपडेट, कृपया वोट करें। पल भर में हान कीवू समेत सभी की निगाहें तांग शियू पर टिक गईं। उनकी आंखों में ईर्ष्या और जलन थी और वे मन ही मन अफसोस कर रहे थे कि वह खूबसूरत हसीना उन्हें क्यों नहीं ढूंढ रही। हान कीवू ने तांग शियू की ओर देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसने पूछा, तुम उसे जानती हो? मैं करता हूँ। तांग शियू धीरे धीरे उठा, उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान थी। कक्षा के दरवाजे की ओर चलते हुए उसने कहा, शिक्षक हान, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। शाम की पार्टी में वापस आ जाऊंगा। हान कीवू का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था और उसने चुपचाप सिर हिलाया। एक पल के बाद तांग शियू और मुस्कुराती हुई सुंदरी गलियारे में दाखिल हुए। उसने हंसते हुए कहा, मू वानेयंग, मैंने सुना था कि तुम मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए आ रही हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगी। लगता है अब से हम दोनों एक ही कॉलेज के पूर्व छात्र होंगे।
मु वानयंग हंसते हुए बोली, तो क्या मैं आपको जूनियर तांग कह सकती हूँ? मैं तो स्नातकोत्तर छात्रा हूँ और आप तो अभी प्रथम वर्ष के छात्र हैं। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारें। तो आप इतनी दूर से मुझे ढूंढने आए हैं, क्या कोई बात है? मु वानयंग मुस्कुराई, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या मैं आकर आपको बता सकती हूँ? मैंने शिक्षक से सुना है कि आप आज उसे दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले गए थे। अध्यापक ले बाई। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मुझे प्रोफेसर ले की मदद की जरूरत थी। संयोग से दोपहर के भोजन का समय था, इसलिए हम साथ में खाना खाने बाहर गए। मु वानयंग ने सिर हिलाकर कहा, मैंने शिक्षक से सुना है। क्या आज रात आपके पास समय है? मैं आपको रात के खाने पर दावत दूंगी। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, आज रात मैंने अपने सहपाठियों के साथ डिनर का प्लान बना लिया है। अगर आप आना चाहें तो आ जाइए, अगर नहीं तो फिर कभी। मु वानयंग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, मुझे लगता है मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे सहपाठियों से परिचित नहीं हूँ। कल कैसा रहेगा? कल शाम को स्कूल के मुख्य द्वार पर मिलते हैं। ठीक है। तांग शियू ने सिर हिलाया। मु वानयंग मुस्कुराई और बोली, पहले मुझे चिंता थी कि तुम्हारे साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर मुझे तांग यंग से पता चला कि तुम उसके भाई हो और मुझे पूरी तरह से राहत मिल गई। तांग यंग? तांग शियू ने उलझन में पूछा, आप उसे जानते हैं? मु वानयंग मुस्कुराई और बोली, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त हैं। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, दुनिया कितनी छोटी है। ठीक है, मुझे वापस क्लास में जाना चाहिए। चलो हम एक दूसरे का संपर्क विवरण साझा कर लेते हैं और हम कल शाम को मिलेंगे। ठीक है। फोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद मु वानयंग मुस्कुराते हुए चली गई। जब तांग शियू कक्षा में लौटा तो उसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हान किंगवू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही तांग शियू अपनी सीट पर बैठा, यू काई और हु किंगसोंग ने तुरंत उसकी ओर सिर झुकाया। बॉस तांग, मेरे प्यारे भाई। अभी अभी वो बेहद खूबसूरत कौन थी? हु किंगसोंग ने अपने मजबूत उत्तर पूर्वी लहजे में तांग शियू के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। झाओ लियांग ने भी उत्सुकता से पूछा, हाँ बॉस तांग, आप हमसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। इतनी खूबसूरत लड़की, वह सचमुच बेहद खूबसूरत है। अगर मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की प्रेमिका के रूप में मिल जाए तो मैं अपनी उम्र 10 साल कम करने को तैयार हो जाऊंगा। तांग शियू ने उन कुछ लोगों को देखा, बेबस होकर हंसते हुए कहा, मैं उसे ज्यादा नहीं जानती, हमने बस एक साथ खाना खाया था। क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, उसने सुना कि मैं मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रही हूँ, इसलिए वह कुछ मिनट बात करने के लिए मेरे पास आई। अगर आप लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। यूए काई ने हड़बड़ी में कहा, वह मेरी है, तुम में से कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। बॉस तांग, भाई तांग, क्या आप मुझे उसकी संपर्क जानकारी दे सकते हैं? मैं आज रात आपको दावत दूंगा, मैं आज रात आपको शानदार भोजन कराऊंगा। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, उसकी संपर्क जानकारी देना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। हालांकि कल उससे पूछने के बाद अगर वह आप लोगों से जान पहचान करने को तैयार होगी तो मैं आपको उसकी संपर्क जानकारी दे दूंगी। आखिर उसका फोन नंबर उसकी निजी जानकारी है। इस मौके पर यूए काई ने बड़ी उदारता दिखाते हुए अंगूठा ऊपर करके तारीफ की। बॉस तांग तो बॉस तांग हैं, उन्हें खूबसूरत महिलाओं का सम्मान करना आता है। कोई बात नहीं, मैं कल आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। अगर आप आज रात ही दावत देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पेट भर खाने के बाद मैं सबको मैजिक सिटी के सबसे अच्छे केटीवी में दावत दूंगा। हु किंगसोंग ने हंसते हुए कहा, बॉस तांग, हम पक्षपात नहीं कर सकते, आपको हमें भी उस संपर्क जानकारी की एक प्रति देनी होगी। झाओ लियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, एक सुंदर लड़की किसी भी सज्जन के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। चूंकि हम में से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो चलो हम सब मिलकर उसका पीछा करें। जो भी उस सुंदरी का दिल जीत लेगा वही उसकी कला होगी। वैसे भी मुझे पता है कि अगर हम भाई लोग पहल नहीं भी करेंगे तो स्कूल के अनगिनत बदमाश एक के बाद एक उसके पीछे पड़ ही जाएंगे। यूए काई ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि झाओ लियांग सही कह रही थी। उस स्तर की महिला को देखकर कोई भी पुरुष आकर्षित हो जाएगा, और आज के जमाने में तो बहुत सारे साहसी पुरुष हैं, उसके आसपास मंडराने वाली मक्खियां तो जरूर होंगी। ठीक है, लेकिन हम भाइयों को इस बात पर सहमत होना होगा कि कोई भी गंदी चाल नहीं चलेगा। अगर कोई सचमुच उस सुंदरी का दिल जीतकर उसे घर ले जा सकता है तो सभी को सच्चे दिल से उसे आशीर्वाद देना चाहिए। कोई बात नहीं, मान गया। अच्छा। तांग शियू के आसपास मौजूद 7-8 लोगों ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तांग शियू ने उन्हें देखा और मन ही मन मुस्कुराया। हान किंगवू की निगाहें देखकर उसने अनदेखा करने का नाटक किया और धीमी आवाज में कहा, दोस्तों, हम सब यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं और शिक्षक हान थोड़े नाराज हैं। जहाँ तक उस सुंदरी को पाने की बात है तो क्यों न हम कक्षा से निकलने के बाद इस पर चर्चा करें। हम सभी ने हान किंगवू की ओर देखा, पाया कि उसका चेहरा ठीक नहीं था और तुरंत सीधे बैठ गए। यूए काई ने अपना हाथ मुंह पर रखते हुए कहा, बॉस तांग, कितना अफसोस की बात है, आपके पास पहले से ही टीचर हान जैसी खूबसूरत महिला है, इसलिए आप उस दूसरी सुंदरी के लिए हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। चिंता मत कीजिए, आपके भाई आपको मुआवजा देंगे। हु किंगसोंग कुछ महीनों तक आपके मोजे जरूर धोएगा। हु किंगसोंग ने यूए काई की बातें स्पष्ट रूप से सुनी और जल्दी से अपना सिर नीचे करते हुए कहा, यूए काई, भाड़ में जाओ, क्यों न तुम कुछ महीनों के लिए बॉस तांग के मोजे धो दो। मैं इलाज कर रहा हूँ, मेरे पास भी पैसे हैं। तांग शियू ने अपने सामने उन दोनों की धीमी आवाज में हो रही बहस सुनी, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर उनकी कमर पर चुटकी काट ली। उनके चेहरे का भाव बदलते देख उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम दोनों ऐसे ही बकबक करते रहे तो मैं तुम्हें संपर्क जानकारी नहीं दूंगा। उस दोपहर कक्षा में कुछ खास हलचल नहीं थी। अस्थायी वर्ग कार्यकर्ताओं का चुनाव करना। तांग शियू को बहुत निराशा हुई क्योंकि वह चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन सभी ने सर्वसम्मति से उसे कक्षा पर्यवेक्षक का पद दे दिया। एक अन्य लड़की को उप कक्षा पर्यवेक्षक चुना गया। जल्द ही अन्य कक्षा पदाधिकारियों का भी चुनाव हो गया। यद्यपि यह अस्थायी था, फिर भी हान किंगवू ने सभी को अपनी पाठ्य पुस्तकें लेने के लिए प्रेरित किया। सभी को पुस्तकें मिल जाने के बाद हान किंगवू ने सीधे कक्षा समाप्त होने की घोषणा कर दी। तांग शियू, थोड़ी देर रुक जाओ।
हान किंगवू ने तांग शियू को आवाज दी, जो जाने ही वाली थी। तांग शियू के बगल में खड़े यू काई ने बड़ी फुर्ती से अपनी BMW कार की चाबियां निकाली, उन्हें तांग शियू की ओर फेंका और आंख मारते हुए और कोहनी मारते हुए कहा, बॉस तांग, अगर आप डेट पर जा रहे हैं तो मेरी कार ले जाइए। अगर आप आज रात वापस नहीं आए तो आज रात का खाना मेरी तरफ से होगा और हम आपके लिए छात्रावास का दरवाजा भी खुला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से चले जाओ। तांग शियू ने कार की चाबियां पकड़ी, फिर हंसते हुए बड़बड़ाते हुए उन्हें वापस उसकी ओर फेंक दिया। इसके अलावा युए काई और उसके साथियों ने उसे मिली पाठ्यपुस्तकों को छात्रावास तक पहुंचाने में मदद की। दूसरी ओर हान किंगवू ने युए काई को गुस्से और हंसी दोनों के भाव से घूरा। वह खुद भी विश्वविद्यालय में पढ़ चुकी थी और स्वाभाविक रूप से युए काई के शब्दों का निहितार्थ समझती थी। अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम अंग्रेजी में फेल हो जाओ। भाइयों, पीछे हटो। ये सुनकर यू काई तुरंत दौड़ने लगा। कैंपस के पेड़ों से घिरे रास्ते पर टहलते हुए हान किंगवू चुप रही और तांग शियू को भी बोलने की कोई जल्दी नहीं थी। वे इसी तरह बिना किसी उद्देश्य के चलते रहे। अंत में हान किंगवू ने तांग शियू की ओर मुड़कर पूछा, वह खूबसूरत लड़की कौन थी जो थोड़ी देर पहले तुमसे मिलने आई थी? तांग शियू मुस्कुराई, मुझे लगा था कि आप पूछने से खुद को रोक लेंगे। वह प्रोफेसर ले की छात्रा है और इस साल स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी आ रही है। मेरी उससे मुलाकात जिन शहर में प्रोफेसर ले से पहली बार हुई थी। हान किंगवू को एहसास हुआ और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लड़कियों में इतने लोकप्रिय होगे। मुझे याद है शिंगचेंग फर्स्ट हाई स्कूल में भी एक खूबसूरत लड़की तुम्हें ढूंढती हुई आई थी, है ना? तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, महिलाओं के मामले में मेरी किस्मत कैसी होगी? मुझे हर दिन तरह तरह के कामों में व्यस्त रहना पड़ता है। मैं लगभग थक चुका हूँ। इसके अलावा मैं इतनी जल्दी प्यार में पड़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ। जब भी यू काई और बाकी लोग मुझे चिढ़ाते हैं तो मुझे उदास महसूस होता है। हान किंगवू चौंक गई और आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी जल्दी प्यार में क्यों नहीं पड़ना चाहते? क्या विश्वविद्यालय का समय रोमांस के लिए सबसे अच्छा समय नहीं होता? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे पढ़ाई भी करनी है और बहुत सारे काम भी करने हैं। प्रेम संबंधों का मेरे लिए कोई खास महत्व नहीं है। हान किंगवू ने बेबसी से हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातों से ऐसा कैसे लग रहा है कि तुमने जीवन के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से समझ लिया है। कहीं तुम 100 साल के बूढ़े तो नहीं हो जो पुनर्जन्म लेकर आए हो? तांग शियू मुस्कुराई, पुनर्जन्म का मतलब क्या? अचानक तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लगा जैसे उसके दिल में बिजली सी कौंध गई हो, जिससे उसका शरीर पल भर में 2 बार कांप उठा। पुनर्जन्म, उन्हें अचानक एक संभावना का एहसास हुआ। अगर जू किंगचेन की मृत्यु अमरलोक में हो जाती है तो क्या उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म हो सकता है? ये जानना जरूरी है। अमरलोक अरबों लोकों में से एक है और पाताल लोक में स्थित संसार की आंख पुनर्जन्म का केंद्र है। अमरलोक के लोग जब मरते हैं तो जब तक उनकी आत्माएं बिखरती नहीं हैं, वे अमरलोक में पुनर्जन्म ले सकते हैं या अरबों अन्य छोटे लोकों में पुनर्जन्म ले सकते हैं। और पृथ्वी उन्हीं अरबों छोटे लोकों में से एक है। तांग शियू, क्या हुआ? हान किंगवू ने तांग शियू की असामान्य स्थिति को ध्यान से देखा और पूछा। तांग शियू कुछ देर चुप रही, फिर अचानक बोली, क्या तुम्हारे बाएं कंधे पर 3 लाल तिल हैं? हान किंगवू दंग रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव आ गया और उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो कभी अपने कंधे नहीं दिखाती, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो। वास्तव में तांग शियू की पुतलियां सिकुड़ गईं। हान किंगवू ने कहा, हाँ, ये मेरे जन्म से ही हैं। 3 बहुत छोटे लाल तिल, त्रिकोणीय पैटर्न जैसे। मेरे माता पिता बचपन में मुझसे कहते थे कि ये 3 लाल तिल खूबसूरत डिजाइन की तरह हैं, इसलिए मुझे टैटू बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तांग शियू का चेहरा हल्का पीला पड़ गया था। उसकी निगाहें हान किंगवू पर टिकी हुई थी और उसने एक एक शब्द करके पूछा, तुम आखिर हो कौन? हान किंगवू एकदम स्तब्ध रह गई, उसके कदम तुरंत रुक गए। उसने हैरानी भरे भाव से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस मैं ही हूँ। अध्याय 343, मेरा दिल उथल पुथल में है। 5वां अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। तांग शियू ने हान किंगवू के हैरान चेहरे को देखा और उस क्षण उसका दिल पूरी तरह से उथल पुथल में था। उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि हान किंगवू ही जू किंगचेन होनी चाहिए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अमरलोक में अपनी दुखद मृत्यु के तुरंत बाद जू किंगचेन के साथ दुर्घटना क्यों हो गई। तार्किक रूप से देखा जाए तो उन्होंने उसकी स्थानिक अंगूठी चुरा ली थी, उससे बड़ी संख्या में खजाने प्राप्त किए थे और साथ ही विशाल स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला साधना विधि भी प्राप्त कर ली थी जो उसने उन्हें दी थी। इस समय क्या उन्हें अपनी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए और विविध स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला का उत्साहपूर्वक अभ्यास नहीं करना चाहिए? अमर दुनिया, आखिर हुआ क्या? जू किंगचेन ने पुनर्जन्म क्यों लिया? तांग शियू, क्या हुआ? हान किंगवू ने हाथ बढ़ाकर तांग शियू का कंधा पकड़ लिया और चिंता से भरे चेहरे के साथ पूछा। तांग शियू ने गहरी सांस ली, अपनी उथल पुथल भरी भावनाओं को अस्थायी रूप से दबाया और हान किंगवू का हाथ हटाते हुए सिर हिलाते हुए कहा, शिक्षक हान, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा। अलविदा। अरे अरे, तांग शियू ने हान किंगवू की पुकारों को अनसुना कर स्कूल के गेट की ओर कदम बढ़ा दिया। उसे शांत होने की जरूरत थी। हालांकि उसे 100% यकीन नहीं था कि हान किंगवू ही जू किंगचेन है, लेकिन दोनों में बहुत समानता थी। उनकी शक्ल सूरत, उनके शब्द और हरकतें, और यहाँ तक कि उनके कंधों पर मौजूद 3 लाल तिल भी। जू किंगचेन ने एक बार उससे कहा था कि वे 3 लाल तिल हमेशा उसके साथ रहेंगे और भले ही वह पुनर्जन्म लेकर पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर जाए तब भी वह उन्हें अपने साथ रखेगी। अब तांग शियू को समझ नहीं आ रहा था कि हान किंगवू का सामना कैसे करे। उसे मार? तांग शियू ने अभी अभी उसके हैरान चेहरे को देखा था और वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। उसे वापस कैसे जीतें? तांग शियू को अमरलोक में अपनी मृत्यु के दृश्य याद आ गए। उसका हृदय पीड़ा से फट पड़ा। वह उसे वापस कैसे जीत सकता था? वह उसके लिए दोबारा कभी रोमांटिक भावनाएं कैसे रख सकता है? खो गया। इन भावनाओं से ओतप्रोत होकर तांग शियू स्टार ब्लू विला क्षेत्र में वापस लौटा, स्नान किया, पजामा पहना और बिस्तर पर बैठ गया। उसे खुद को शांत करने की जरूरत थी। बहुत समय बाद तांग शियू धीरे धीरे शांत हो गया। उसे पहले ही यह बात समझ आ चुकी थी
अगर हान कीवू सचमुच जू किंगचिंग थी तो वह निश्चित रूप से उसे अपने हाथों से मार डालेगा। हालांकि जब तक उसे पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता तब तक उसे हान कीवू से दूरी बनाए रखनी होगी। बाहर जाओ और ताजी हवा का आनंद लो। तांग शियू ने कपड़े पहने और युए काई के मोबाइल नंबर पर कॉल किया। आप कहाँ हैं? छात्रावास में हूँ, बस अस्पताल जाने ही वाला हूँ, तांग शियू ने कहा। मैं स्कूल के गेट पर आप लोगों का इंतजार करूंगा, जल्दी आओ, हम साथ में अस्पताल चलेंगे। युए काई ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हारी टीचर हान के साथ डेट नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है? तांग शियू ने कहा, फिर कभी मत कहना कि मैं हान किंगवू को डेट कर रही हूँ, हमारे बीच असल में कुछ भी नहीं है। अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हें खूबसूरत महिलाओं की कोई और संपर्क जानकारी नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे दोबारा नहीं कहूंगा। हमारा इंतजार करो। युए काई ने जल्दी से इतना कहा और फिर फोन काट दिया। तांग शियू विला भवन से बाहर निकली और गराज के दरवाजे पर एक नजर डाली। उसे थोड़ी हंसी आए। वह बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं आना चाहता था, लेकिन उसे गराज में मौजूद चारों कारों में से किसी को भी चलाना वास्तव में असुविधाजनक लगता था, खासकर जब वह अपने सहपाठियों से मिलता था। वह सोच रहा था कि क्या उसे भविष्य में चलाने के लिए कोई सस्ती कार खरीदनी चाहिए। लगभग 10 मिनट बाद तांग शियू स्कूल के गेट पर पहुंची और पाया कि यू काई और अन्य लोग अभी तक बाहर नहीं आए थे। तांग शियू ने पास की एक दुकान से सिगरेट का एक पैकेट खरीदा, एक सिगरेट जलाई और कुछ कश लिए। तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह देखना नहीं चाहता था अपने साथियों के समूह के साथ उसकी नजरों के सामने आ गया। क्या उन अमीर दूसरी पीढ़ी के बच्चों को आम लोगों की तरह सामान्य जीवन नहीं जीना चाहिए? वे अपना दिन अयाशी में बिताते हैं, अपनी जवानी बर्बाद करते हैं। ये सचमुच अर्थहीन है। तांग शियू दूर से उन्हें देख रहा था। उनके बगल में खड़ी सुपरकारों को देखकर उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। लगभग 2 मिनट बाद एक BMW कार स्कूल से निकली और जब वह स्कूल के गेट के बाहर कोने पर रुकी तो यू काई, हु किंगसोंग और झाओ लियांग उससे बाहर निकले। अरे क्या ये यंग मास्टर यू नहीं है? अरे बाप रे, मोदू विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना वाकई बहुत बड़ी बात है, खासकर तुम्हारा स्वाद, वो तो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। ऐसे देहाती छात्रों के साथ घूमना फिरना वाकई दुखद है। ली जेन, जिसके मुंह से सिगरेट लटक रही थी, एक सुपरकार के आगे वाले हिस्से से टेक लगाकर कुछ ही मीटर दूर खड़े यू काई को तिरछी नजरों से देखते हुए जोर से बोला, हा, वैसे भी वो कभी कुछ खास बन ही नहीं पाया। अगर युए यांग ने पहले उसकी जगह न ली होती तो वह आखिर था ही क्या? पीले रंग से रंगे बालों वाले एक अन्य युवक ने जोर से उपहास उड़ाया। ली जेन और उसके साथियों को देखते ही यू काई के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसके सुंदर चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी और वह चिल्लाया, ली जेन, किम यूशिंग, क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो या क्या? ली जेन ने आंखें घुमाईं और ताना मारते हुए कहा, मैं खुद मुसीबत मोल ले रहा हूँ, तुम इसके बारे में क्या करोगे? क्या आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं? हु किंगसोंग आगे बढ़ा, ली जेन और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। मुझे घर पर सिर्फ अपने पिताजी से डर लगता है, मुझे कभी किसी और से डर नहीं लगा। ली जेन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने हाथ हिलाते हुए युए काई, हु किंगसोंग और अन्य लोगों की और चलना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर खड़ी तांग शियू ने ली जेन और युए काई के दोनों समूहों को असहाय भाव से देखा। उसने चांगशी शहर में ली जेन के खिलाफ दौड़ इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि वह ली जेन को नापसंद करता था, बल्कि इसलिए कि वह भविष्य में यू काई के साथ काफी समय बिताने वाला था और उम्मीद करता था कि ली जेन उससे दूर रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोनों के बीच किसी भी तरह के टकराव से बचा जा सके, जिसे सुलझाने में बाद में उन्हें ही मदद करनी पड़ती। पर अब वे दोनों मोदू विश्वविद्यालय के ठीक बाहर एक दूसरे से अचानक मिल गए थे। तांग शियू एक हाथ जेब में और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए दोनों समूहों की ओर बढ़ा। जब वह उनसे अभी भी 12 मीटर दूर था तो उसके कदमों की दिशा बदल गई और वह तुरंत 4 या 5 मीटर आगे बढ़ गया। भाड़ में जाओ। तांग शियू ने ली जेन की ओर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा। तांग शियू को स्पष्ट रूप से देखकर ली जेन के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। उसके बगल में एक युवक जिसने पहले कभी तांग शियू को नहीं देखा था ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और गाली देते हुए कहा, तुम अचानक कहां से प्रकट हो गए? क्या तुम हमारे मामलों में दखल देने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मार खाना चाहते हो? थप्पड़। तांग शियू के कदम नहीं रुके। युवक के पास जाकर उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। गति इतनी तेज थी और उसने थोड़ा सा बल लगाया जिससे वह सीधे 4 या 5 मीटर दूर जा गिरा, जहां वह जमीन पर बुरी तरह से टकराया और बेहोश हो गया। अभी भी रास्ता नहीं भटक रहे हो? तांग शियू ने एक बार फिर ली जेन की ओर देखा। ली जेन का चेहरा थोड़ा गंभीर था और उसके आसपास मौजूद 7-8 युवकों के चेहरे भी नाखुश लग रहे थे, लेकिन उन्होंने पिटे हुए युवक की तरह अनादरपूर्ण ढंग से बात नहीं की। उन्होंने बस गुस्से से तांग शियू की ओर देखा जा रहे थे। ली जेन ने दांत पीसते हुए जल्दी से बेहोश युवक के पास जाकर उसे जमीन से उठाया और समूह उस बेहोश युवक को उठाकर ले गया। अभी क्या हुआ? युए काई हक्का बक्का रह गया। हु किंगसोंग स्तब्ध रह गया और झाओ लियांग और एक अन्य व्यक्ति अवाक रह गए। जो लोग उनसे बहस कर रहे थे वे इतने शर्मनाक तरीके से वहां से चले गए। हम जा रहे हैं का आखिर मतलब क्या था? युए काई ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाकर तांग शियू की ओर देखा और पूछा, बॉस तांग, यहाँ क्या चल रहा है? वो बदमाश ली जेन लगता है तुमसे बहुत डरा हुआ है। झाओ लियांग ने भी सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, जब वह तुम्हें देखता है तो उसका चेहरा चूहे जैसा क्यों हो जाता है जो बिल्ली को देखकर खुश हो जाता है? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं है। हो सकता है मैं डरावना दिखता हूँ या हो सकता है उन्होंने देखा हो कि हमारे साथ और भी लोग आ रहे हैं, इसलिए वे जल्दी से भाग गए हों। युए काई ने सिर हिलाते हुए कहा, बॉस तांग, हम भाई हैं जो एक ही बिस्तर पर सोते हैं, इसलिए कुछ भी मत छिपाओ। मैं ली जेन और उनके साथियों को बचपन से जानता हूँ और वे लोग कमजोर नहीं हैं। अगर हमारे पास दोगुने लोग भी होते तो भी वे डरते नहीं। और यह सिर्फ ली जेन की बात नहीं है। जिस आदमी को चोट लगी उसके अलावा बाकी सभी लोग तुम्हें आशंका भरी नजरों से देख रहे थे। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। कल रात मुझे बोरियत हो रही थी और अचानक मन हुआ तो मैं चांगशी शहर के लाइशान पर्वत की ओर दौड़ पड़ा। मेरी उस ली जेन के साथ एक रेस हुई थी और शर्त यह थी कि भविष्य में जब भी वह मुझे देखेगा तो मुझसे काफी दूरी बनाए रखेगा।
वह हार गया, इसीलिए वह अभी तुरंत चला गया। युए काई ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा मतलब है तुमने उसके साथ लेशान पर्वत मार्ग पर दौड़ लगाई और जीत गए? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैं जीत गया। हालांकि मैं पहले स्थान पर नहीं आया, लेकिन मुझे दूसरा स्थान मिला। युए काई के होंठ हिले और उसने अचानक कहा, बॉस तांग, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि आप ही हैं जो वास्तव में अपनी क्षमताओं को छिपा रहे हैं। आप बहुत ही। तांग शियू ने युए काई को टोकने के लिए हाथ उठाया और कहा, मैं बहुत सक्षम हूँ, आपको बस मेरी प्रशंसा करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अस्पताल चलते हैं। साथ ही आपकी कार हम सभी के लिए पर्याप्त नहीं लगती। युए काई ने अपना मुंह खोला, लेकिन जो शब्द वह कहना चाहता था वे उसके मुंह में ही अटक गए। वह एक होशियार व्यक्ति था, अन्यथा उसे मोदुन विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिलता। तांग शियू की प्रतिक्रिया से उसे यह आभास हुआ कि तांग शियू नहीं चाहती थी कि वह अपना वाक्य पूरा करे। हु किंगसोंग ने कहा, तांग शियू और मैं टैक्सी लेंगे। अगर आप लोग अस्पताल जल्दी पहुंच जाएं तो मुख्य द्वार पर हमारा इंतजार करना न भूलें। ठीक है। युए काई एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने सिर हिलाया। जैसे ही BMW कार चली गई, हु किंगसोंग ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए तांग शियू की ओर देखा। बॉस तांग, यू काई ये कहना चाह रहा था कि आप भी बहुत अमीर हैं, है ना? मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आप, जो सबसे शांत स्वभाव के दिखते हैं, असल में दूसरी पीढ़ी के अमीर व्यक्ति भी हैं। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, अमीर से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि अपने परिवार के पैसे खर्च करने की तुलना में अपने खुद के पैसे खर्च करना अधिक दिलचस्प है। इसलिए मेरे परिवार द्वारा दिए गए उपहारों को छोड़कर मैं जो भी पैसा खर्च करता हूँ वह सब मेरी अपनी कमाई से आता है। हु किंगसोंग ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने इसे खुद कमाया है? कैसे कमाया है? तांग शियू मुस्कुराई, मैं एक कंपनी चलाती हूँ, सुलेख और चित्रकला बेचती हूँ और एक डॉक्टर के रूप में काम करती हूँ। संक्षेप में, मैं वो सब कुछ करता हूँ जिससे पैसा कमाया जा सके। हु किंगसोंग ने तांग शियू की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न करते हुए अपनी आंखें घुमाईं और मजाक में बड़बड़ाते हुए कहा, बॉस तांग, मुझे लगता है कि हम सब में से आप ही शेखी बघाड़ने में सबसे माहिर हैं। तांग शियू मुस्कुराया, क्या आपको नहीं लगता कि अपनी बड़ाई करने में माहिर होना भी एक कौशल है? वो कहावत कैसे है, अच्छे दिल से बेहतर है अच्छी जुबान होना। आजकल जो लोग अच्छी तरह से बात कर सकते हैं वे बहुत लोकप्रिय हैं। हु किंगसोंग ने कहा, यह एक भ्रांति है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम में सफल नहीं होते, वे अच्छे लोग नहीं होते। हे, हु किंगसोंग उस विषय पर और चर्चा नहीं करना चाहती थी और बोली, चलो चलते हैं। युए काई और बाकी लोगों को ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ। तुरंत बाद अध्याय 344 सलाह, पहला अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश, मैजिक सिटी डायनेस्टी क्लब। महंगी सुपरकारें क्लब के प्रवेश द्वार पर गर्जना करते हुए पहुंची और पार्किंग के बाद क्लब के कई सुरक्षा गार्डों ने तुरंत कार के दरवाजे खोलने में मदद की। यूजेट को अंदर ले जाओ। कार से बाहर निकलते हुए ली जेन ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ ही देर में ली जेन और उनका समूह क्लब की मुख्य इमारत में दाखिल हुआ और लिफ्ट से सीधे तीसरी मंजिल पर स्थित एक भव्य रूप से सजाए गए और विशाल हॉल में पहुंच गया। पीछे पीछे आए सुरक्षा गार्डों ने बेहोश युवक को सोफे पर लिटाया और फिर एक एक करके वहां से चले गए। बहुत ही घमंडी, बिल्कुल ही घमंडी। भाई जेन, मैं इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीब कपड़े पहने एक युवक ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ चिल्लाया। ली जेन ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा और पूछा, तुम इस गुस्से को नहीं सह सकते? क्या तुम्हें लगता है कि हम इस गुस्से को सह सकते हैं? असल बात यह है कि हम जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। युवक ने भौहें चढ़ाकर गुस्से से कहा, हम बदला क्यों नहीं ले सकते? सिर्फ इसलिए कि उस लड़के में कुछ हुनर है, क्या हमें अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा? यू जी को उसने पीटा था और वह अभी तक होश में नहीं आया है। मुझे तो ये भी डर है कि उसे सिर में चोट लगी हो। ली जेन ने सामने वाले सोफे पर लेटे हुए यू जी को देखा, सिगरेट जलाई और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। अगर वह चांगशी शहर में तांग शियू से नहीं मिला होता, अगर उसने उस दौड़ का अनुभव नहीं किया होता, तो वह बिना किसी झिझक के तांग शियू से बदला लेता और तांग शियू को कष्ट पहुंचाता। लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था और अब ऐसा करने की उसकी हिम्मत भी नहीं थी। भाई जेन, कुछ बोलो। हम मूल शर्त के अनुसार उससे यूं ही पीछे नहीं हट सकते, है ना? बचपन से लेकर अब तक जिसने भी हमारे सिर पर पैर रखने और गंदगी फैलाने की हिम्मत की है, उसका अंजाम अच्छा हुआ है क्या? युवक ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। ली जेन ने गहरी सांस ली और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि मैं उस आदमी से निपटना नहीं चाहता? लेकिन अगर हमारी जवाबी कार्रवाई विफल हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि यह हमने किया है, तो मुझे डर है कि हम सब खत्म हो जाएंगे। वह युवक अचंभित रह गया और उलझन में पूछा, आपका क्या मतलब है? ली जेन ने गहरी आवाज में कहा, जैसा कि कहावत है, खुद को और अपने दुश्मन को जानो और तुम 100 लड़ाइयां जीत जाओगे। लेकिन क्या हम तांग नाम के उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं? किसी शक्तिशाली व्यक्ति को बेवजह उकसाना हमारे लिए दुर्भाग्य ही लाएगा। और एक बात ऐसी भी है जो मैंने आपको नहीं बताई है। कल रात कार रेस के दौरान चीनान ने हुआन यू को जान से मारने की कोशिश की। अगर तांग शियू न होते तो हुआन यू अब तक मर चुका होता। युवक असमंजस में पड़ गया और बोला, कल की दौड़ के बाद मैंने हुआन यू को इसके बारे में कुछ कहते हुए सुना था। क्या ये सच है? ली जेन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये सच है। मैंने घटनास्थल और हुआन यू की कार का निरीक्षण किया। ये सचमुच वैसा ही था जैसा उसने कहा था। अगर तांग शियू न होता तो वह चीनान के हाथों मारा जाता। इससे पता चलता है कि चीनान एक निर्दयी महिला है जो मानव जीवन की परवाह नहीं करती। और वह महिला वास्तव में तांग शियू के सामने सम्मानजनक व्यवहार कर रही थी। क्या आपने समस्या की जड़ के बारे में नहीं सोचा? भाई जेन, क्या आपका मतलब है तांग शियू का बहुत ही प्रभावशाली पृष्ठभूमि है? युवक ने आश्चर्य से पूछा। ली जेन ने उपहास करते हुए कहा, बान रेस्टोरेंट हमारे मैजिक सिटी का एक बहुत ही उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट है और इसके पीछे का बड़ा मालिक शायद साधारण नहीं होगा। मुझे संदेह है कि तांग शियू का इस बान रेस्टोरेंट से गहरा संबंध है। यदि आप तांग शियू से निपटना चाहते हैं तो पहले उसकी पृष्ठभूमि की स्पष्ट रूप से जांच करें, अन्यथा जल्दबाजी में कोई कदम उठाना आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। एक पल के लिए बाकी 5-6 लोग चुप हो गए। यदि ली जेन का विश्लेषण सही था तो वे वास्तव में तांग शियू पर आसानी से हाथ डालने की हिम्मत नहीं
करेंगे। आखिरकार उस निर्दयी महिला चीनान को सम्मान बनाए रखने के लिए दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि मामूली नहीं होनी चाहिए। यदि उन्होंने दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया और दूसरे पक्ष ने उन्हें मारने के लिए लोगों को भेजा, जब यू जी जाग जाएगा तब इस बारे में बात करेंगे। ली जेन ने मन ही मन आह भरी। थोड़ा झुंझलाते हुए मेज पर रखी बियर की बोतल उठाई, उसे खोला और गटक गई। मैजिक सिटी फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल। तांग शियू और हु किंगसोंग के टैक्सी से उतरने के बाद उन्होंने देखा कि यू काई और कुछ अन्य लोग पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। 6 लोगों के समूह ने पास से फलों की टोकरियां खरीदी और अस्पताल विभाग के उस वार्ड की ओर चल दिए जिसके बारे में यू काई ने पूछताछ की थी। रोगी विभाग, कमरा नंबर 608। जू चाओ ऊब से चूर होकर हेडबोर्ड से टिककर बैठा था। उसका फोन उसकी हथेली में घूम रहा था, लेकिन उसे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पहाड़ों से बाहर आया था। मूल रूप से उसका इरादा एक बड़े शहर में दुनिया देखने और कुछ उपयोगी सीखने का था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि हांगकांग और मैजिक सिटी में अपने पहले ही दिन उन्हें चोट लग जाएगी। लापरवाह, सचमुच लापरवाह। वे छोटे बदमाश, उन्हें तो बस थोड़ी बहुत शौकिया कुंग-फू आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे चाकू मार दिया। अगर मेरे पिताजी को पता चल जाए तो शायद वो इतने गुस्से में आ जाएंगे कि अपनी कब्र से निकलकर मेरी पिटाई कर देंगे, है ना? धिक्कार है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं, वरना मेरा प्यारा बेटा भविष्य में एक पिता के रूप में मेरा मजाक जरूर उड़ाएगा। जू चाओ को जम्हाई आने लगी और वह और भी सुस्त हो गया। तथापि किसी की जान बचाने से भी उसे कुछ लाभ प्राप्त हुए। स्कूल द्वारा सभी ट्यूशन फीस माफ करने के वादे के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान आ गई। उसके परिवार के पास पहले से ही ज्यादा पैसा नहीं था और इतनी बड़ी रकम बचाए जाने से उसके बेटे के पास दूध के पाउडर पर खर्च करने के लिए और भी अधिक पैसा होगा। पैसे कमाओ, मुझे पैसे कमाने ही हैं। मेरे पिताजी सक्षम नहीं थे और मैं अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने दे सकता कि भविष्य में उसके पिता सक्षम नहीं होंगे। जब मेरी पढ़ाई में ज्यादा व्यस्तता नहीं होगी तब मैं अंशकालिक काम करने जाऊंगी। धिक्कार है, ईंटें ढोना, सीमेंट इधर उधर करना, मैंने तो कुछ समय के लिए ये सब भी किया है। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। पहाड़ों का एक लड़का, एक शिकारी का बेटा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, वह सोच रहा था। उसने बगल वाले कमरे में रखे 2 बिस्तरों की ओर देखा। उनमें से एक युवक, लगभग उसी की उम्र का, गोरी त्वचा वाला, चश्मा पहने हुए, सभ्य दिखने वाला, उसके माता पिता उसे देख रहे थे, उसके दादा दादी उसके साथ थे और यहाँ तक कि उसकी चाची भी कई घंटों से वहाँ मौजूद थी। अचानक उसे उस लाडले बच्चे से थोड़ी ईर्ष्या हुई। उसका पैर बस गलती से टूट गया था। क्या पूरे परिवार का इतना हंगामा करते हुए आना वाकई जरूरी था? कैसे उबाऊं? उसने मन ही मन गहरी आह भरी और खिड़की से बाहर देखने लगा। जू चाओ कौन है? वार्ड के दरवाजे से उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक स्पष्ट लहजा सुनाई दिया। जू चाओ के चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। जब उसने अपनी उम्र के कुछ युवाओं को वार्ड में प्रवेश करते देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। पलक झपकते ही उसका हाथ तकिए के नीचे छिपी हुई स्टील की कील तक पहुंच गया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये उन बदमाशों के साथी हों जो मुझसे बदला लेने के लिए अस्पताल आए हों। वह अपने आप से कुछ बुदबुदाया और अचानक उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की एक झलक दिखाई दी। मैं हूँ। हु किंगसोंग आगे बढ़ा। जू चाओ की सांवली त्वचा और उभरी हुई मांसपेशियों को देखकर तुरंत बोला, तो तुम जू चाओ हो? बुरा नहीं, बुरा नहीं। हालांकि आप मेरे जितने सुंदर नहीं हैं, लेकिन आपका शरीर बहुत अच्छा है। मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम हु किंगसोंग है। आप मुझे ओल्ड हु या किंगसोंग कह सकते हैं, और हाँ, मुझे ब्रदर हु कहना भी ठीक है। जू चाओ की नजर हु किंगसोंग से हट गई। जब उसने अपने पीछे किसी को फलों की टोकरी ले जाते हुए देखा तो उसका तनावग्रस्त दिल थोड़ा शांत हुआ और उसने पूछा, आप कौन हैं? हु किंगसोंग स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अभी अभी बहुत सारी बेतुकी बातें कह दी हैं। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी और उसने कहा, हम मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी से हैं। ये यू काई है, ये तांग शियू है, हम तीनों रूममेट हैं। ये झाओ लियांग, यांग हु, सन शियावान है, ये हमारे कमरे के सामने वाले छात्रावास के कमरे से हैं। और हाँ, हम सब एक ही कक्षा में हैं। सहपाठी। जू चाओ ने समूह की ओर देखा। उसका हाथ रजाई में घुसा हुआ था जिसमें स्टील की कील थी और वह मुस्कुराया, नमस्ते सहपाठियों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सब मुझसे मिलने आएंगे। यूए काई बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम हम सबके दिलों के महान नायक हो। जब से हमने आपके शानदार कार्यों के बारे में सुना है, तब से हम आपसे मिलने आने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगले 4 वर्षों तक हम एक ही मोर्चे पर भाई बनकर रहेंगे। हु किंगसोंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहते हैं ना, सहपाठी जीवन भर साथ रहते हैं, रिश्तेदार 8 जन्मों तक साथ रहते हैं। हम न केवल सहपाठी हैं बल्कि भविष्य में साथ साथ रहेंगे, जिससे हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। अफसोस की बात है कि मैं एक महिला नहीं हूँ, वरना मैं अपने भाइयों को पहले थोड़ा मजा लेने देता। खांसी खांसी। जू चाओ का एक घूंट पानी गले में अटक गया और उसने यूए काई और हु किंगसोंग को एक अजीब से भाव से देखा। उसने मन ही मन आह भरी, ये किस तरह के सहपाठी हैं? तांग शियू जू चाओ के पास कुछ कदम चलकर आई और बोली, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? क्या कोई तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा है? जू चाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं कॉलेज में अकेले आया हूँ, इसलिए मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा ये तो मामूली चोट है, मुझे कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। मुझे अभी भी स्कूल वापस जाना है। तांग शियू ने कहा, मैं बाद में अस्पताल के कर्मचारी से संपर्क करूंगा। अपने भोजन, पेय पदार्थ और दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने का जिम्मा वार्ड बॉय को सौंप दें। साथ ही जब भी हमें फुर्सत मिलेगी हम आपसे मिलने अक्सर आएंगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें बताएं। जू चाओ ने तांग शियू को खाली निगाहों से देखा और थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये चोट वास्तव में कुछ भी नहीं है। उस पैसे को बर्बाद मत करो, आजकल पैसा कमाना आसान नहीं है। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक होने पर ध्यान दें। यदि आपको कोई समस्या हो तो हमें तुरंत बताएं। अब और इनकार मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हमें बाहरी समझ रहे होगे। ये जू चाओ एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अंत में उसने सिर हिलाया। यूए काई ने कहा, जू चाओ, मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही 3 गुंडों को मार गिराया,
क्या आप पहले मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे? जू चाओ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरा परिवार पहाड़ों में रहता है, मेरे पूर्वज सभी शिकारी थे। हालांकि मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन मैं बचपन से ही पहाड़ों में बंदर की तरह उछल कूद करता रहा हूँ। अगर मैंने पिछले कुछ सालों में पढ़ाई पर इतना ध्यान न दिया होता तो 3 गुंडों की तो बात ही छोड़िए, अगर 3 और आ भी जाते तो भी मैं उन्हें आसानी से हरा सकता था। शिकारी युएकाई की आंखें चमक उठीं और उसने प्रशंसा करते हुए कहा, अद्भुत। मैंने सुना था कि शिकारी बहुत ही दुर्जेय होते हैं और आज मैंने आखिरकार इसे अपनी आंखों से देख लिया। वैसे हमारे सहपाठी वाकई में बहुत ही मजबूत इरादों वाले व्यक्ति हैं। ओल्ड हू ने अभी अभी स्कूल में रिपोर्ट किया ही था कि उसने हीरो की भूमिका निभाते हुए एक खूबसूरत लड़की की जान बचाई और कई गुंडों को पकड़ लिया। फिर वे गुंडे बदला लेने आए और भाई तांग ने दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्हें तब तक पीटा जब तक वे डर के मारे भाग नहीं गए। अब आपके शामिल होने से हमारे छात्रावास ने अकेले ही 4 महान वज्रों को जन्म दिया है। 4 महान वज्र। तांग शियू ने एक कदम पीछे हटकर अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, जिससे ये संकेत मिला कि वह उसे नहीं जानता था। दूसरी ओर हु किंगसोंग ने युएकाई को तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, मैं कहता हूँ बूढ़े युए, बकवास करना बंद करो। 4 महान वज्र। हम तीनों में से कोई भी बाहर जाकर कुछ गुंडों या बदमाशों से निपट सकता है, लेकिन तुम औरतों से भी ज्यादा खूबसूरत हो, तो शायद तुम्हें कुछ शानदार डांस स्टेप्स तो आते ही होंगे, है ना? वज्र, मुझे लगता है कि आपको साम्राज्य कहना ज्यादा उचित होगा। एक एक करके युएकाई ने गुस्से से चिल्लाया। अध्याय 345 अप्रत्याशित स्थिति। दूसरा अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश, मैजिक सिटी डायनेस्टी क्लब। तीसरी मंजिल पर स्थित भव्य हॉल में ली जेन और अन्य लोग खूबसूरत लड़कियों के एक समूह से घिरे हुए शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे, मानो वे पहले झेली गई अपमान की घटना को पूरी तरह से भूल गए हों। कोने वाले सोफे पर यू जी कोमा से जागा, तेज सिरदर्द से कराह उठा। थोड़ी देर बाद उसने हाथों के सहारे खुद को संभाला और धीरे धीरे सोफे पर बैठ गया। जब उसने अपने भाइयों को अपने आसपास लड़कियों को गले लगाते, शराब पीते और छेड़छाड़ करते देखा तो उसके दिल में तुरंत गुस्सा भड़क उठा। नहीं, ये कमीने बिल्कुल भी भाई नहीं हैं। उसे पीटा गया और उन्होंने उसे यूं ही एक तरफ छोड़ दिया, उसकी अनदेखी की और यहाँ तक कि जश्न मनाने लगे। कितनी बेरहमी है। यू जी ने अपनी मुठियां भींच लीं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस खड़ा हुआ और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हॉल के दरवाजे की ओर चल पड़ा। ओह, यूजेड जाग रहा है। एक युवक ने गलती से यू जी को खड़े हुए देख लिया और तुरंत उसे पुकारा। ली जेन ने ऊपर देखा और जब उसने यू जी का क्रोधित चेहरा देखा तो उसने जल्दी से अपनी बाहों में पकड़ी लड़की को दूर धकेल दिया, खड़ा हो गया और तेजी से यू जी का रास्ता रोकते हुए उलझन में पूछा, यू जी, तुम कहाँ जा रहे हो? यू जी रुक गया, उसकी उदासीन निगाहें ली जेन के चेहरे पर घूम गईं और उसने धीमी आवाज में पूछा, मुझे याद है कि मेरी पिटाई हुई थी, क्या आप मुझे परिणाम बता सकते हैं? ली जेन का चेहरा सख्त हो गया, उसने दूसरों की ओर मुड़कर देखा, फिर हाथ हिलाकर आदेश दिया, सभी महिलाएं बाहर निकलो। एक पल के बाद अंदर मौजूद सभी महिलाएं जा चुकी थीं, केवल ली जेन और बाकी लोग ही बचे थे। यू जी, जिसने तुम्हें टक्कर मारी वो कोई मामूली आदमी नहीं है। याद है जब मैंने तुम्हें चांगशी शहर में रेस के दौरान शर्त हारने के बारे में बताया था? मुझसे जीतने वाला वही आदमी था। मैंने एक बार वादा किया था कि जब भी उसे देखूं उससे जितना हो सके दूर रहूं। तो ली जेन ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी और अपनी बात पूरी नहीं की। यू जी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, तो तुमने बड़ी वफादारी से मुझे वापस लाया और तुम अपमानित होकर पीछे हट गए, है ना? ये ली जेन और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी शर्मिंदगी काफी बढ़ गई। यू जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी इस बारे में बात नहीं करते, आप लोग मजे करो, मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। उसके साथ वह ली जेन के चारों ओर घुमा और तेजी से हॉल के दरवाजे से बाहर निकल गया। ली जेन का चेहरा थोड़ा गंभीर था। यू जी को दरवाजे से बाहर जाते देख उसे अचानक यह आभास हुआ कि शायद वह एक और भाई को खोने वाला है, ठीक उसी तरह जैसे उस गद्दार ने किया था जिसने उनसे संबंध तोड़ लिए और फिर यूए यान का मोहरा बन गया। जाओ, उसे मेरे पास वापस ले आओ। ली जेन के चेहरे के भाव क्षण भर के लिए बदल गए। वह मुड़ा और गहरी आवाज में बोला। कई युवकों ने एक दूसरे को देखा, फिर पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद वे जबरदस्ती यू जी को वापस हॉल में खींच लाए। यू जी, हम भाई हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मूर्खता करो। उस आदमी ने तुम्हें मारा है और जाहिर है हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कार्रवाई करने से पहले हमें उसके इतिहास की जांच करनी होगी। दुश्मन की ताकत का पता लगाकर ही हम बदला लेने की योजना बना सकते हैं। ली जेन ने उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़े हुए गंभीर चेहरे के साथ कहा। यू जी ने ली जेन को उदासीनता से देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। यह वातावरण रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। चूंकि आपने मुझे अस्पताल नहीं भेजा तो मैं खुद अस्पताल जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? ली जेन और बाकी लोग यू जी का मतलब तुरंत समझ गए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे क्योंकि उन्होंने यू जी को अस्पताल भेजने के बारे में सोचा ही नहीं था। ली जेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमसे लापरवाही हुई, मैं भाइयों की ओर से माफी मांगने के लिए आपको ये पे पिलाता हूँ। यू जी ने गिलास तो ले लिया, लेकिन उसे पीने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने शांत भाव से कहा, ली जेन, अब मुझे समझ आ गया है कि हुआनजी ने उस समय हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया था। कुछ बातें हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से जाहिर नहीं करना चाहता, इससे हम सबकी बदनामी होगी। इसलिए इसे पीने के बाद मैं इलाज के लिए अस्पताल जाऊंगा और आप सब अपना आनंद लेते रहिए। उसके साथ उसने शराब एक ही घूंट में पी ली, गिलास नीचे रखा और जाने के लिए मुड़ गया। इस बार ली जेन ने यू जी को नहीं रोका। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। चुपचाप सोफे पर वापस बैठते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह यू जी के शब्दों का अर्थ समझ गया था। हालांकि यू जी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा था कि वह उनकी दोस्ती तोड़ रहा है, लेकिन संभावना यही थी कि वे अब साथ में समय नहीं बिताएंगे। धत तेरी की। जैसे ही ली जेन ने अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने रखा शराब का गिलास उठाया और उसे गुस्से में फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। अन्य युवकों ने एक दूसरे को देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा।
ली जेन ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर गंभीर स्वर में कहा, जब मुसीबत आती है तो एक के बाद एक आती है। जो होगा देखा जाएगा। तुम लोग यूजी की हरकतों पर नजर रखना। ये लड़का आमतौर पर बहुत घमंडी है और अपने साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। अगर वह तांग नाम के उस आदमी से बदला लेता है तो चुपचाप देखते रहना। मुझे अभी तक तांग नाम के उस आदमी की असली काबिलियत परखने का कोई तरीका नहीं मिला है। चूंकि वह एक मिसाल कायम करना चाहता है तो देखते हैं क्या होता है। ये बाकी लोगों के दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से एक दूसरे की ओर देखा और चुप रहे। मैजिक सिटी फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल नीचे अस्पताल विभाग में तांग शियू और यूए काई ने जू चाओ को अलविदा कहा और वापस जाने की तैयारी करने लगे। संक्षिप्त मुलाकात से उन सभी पर जू चाओ की अच्छी छाप पड़ी। चलो अभी स्कूल वापस नहीं चलते, मेरे साथ कार खरीदने चलते हैं। झाओ लियांग को यूए काई के पास कार देखकर बहुत ईर्ष्या होती थी। हालांकि वह इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसके लिए 1 लाख युआन से अधिक की कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। यूए काई मुस्कुराया, तो चलो साथ चलते हैं। वैसे भी आज दोपहर हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। तांग शियू ने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे बाद में कुछ और काम है। चलो आज रात फोन पर बात करते हैं, मैं तुम्हें रात के खाने पर ले जाऊंगी। यूए काई ने उलझन में पूछा, बॉस तांग, आप क्या करने वाले हैं? तांग शियू ने कहा, यह एक निजी मामला है। ये सुनकर यू काई ने चुपचाप सिर हिलाया। चूंकि तांग शियू ने कहा था कि यह निजी मामला है, इसलिए उसने और अधिक जानकारी के लिए जोर नहीं दिया। जैसे ही समूह जल्दी से चला गया, तांग शियू ने मन ही मन आह भरी। उसे इस बात को लेकर सिरदर्द हो रहा था कि वह हान कीपू द्वारा सौंपे गए मामले को कैसे समझाए। उसे अब पिछली रात हान कीपू से घर के बारे में किए गए वादे पर पछतावा हो रहा था। उस औरत उसे दूरी बनाए रखनी थी। भले ही वह अगले 4 वर्षों तक उसकी कक्षा की शिक्षिका रहेगी और वह उससे पूरी तरह बच नहीं सकता, फिर भी उसे उनके साथ बिताए जाने वाले समय को यथासंभव कम करना था। मैंने वादा किया था तो उसे वहीं रहने दो। वैसे भी मुझे एक अपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और बाहर निकल गया। आपातकालीन भवन के सामने अस्पताल के गेट के बाहर से तेज सायरन बजाती एम्बुलेंस तेजी से अंदर आई। आपातकालीन भवन के सामने इंतजार कर रहे दर्जनों डॉक्टर और नर्स स्ट्रेचर धकेलते हुए तुरंत एम्बुलेंस के चारों ओर जमा हो गए। कुछ हुआ क्या? कई एम्बुलेंस के दरवाजे खुले देखकर तांग शियू ने भौहें चढ़ा लीं और देखा कि खून से लथपथ घायल लोगों को डॉक्टर और सहायक कर्मचारी बाहर निकाल रहे थे और उन्हें स्ट्रेचर पर रख रहे थे। जल्दी से डॉक्टर पेंग को बुलाओ। धिक्कार है, इतने सारे घायल हैं। हमारे अस्पताल में डॉक्टर और ऑपरेशन रूम पर्याप्त नहीं है। घायलों को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए अन्य अस्पतालों से संपर्क करो। साथ ही उनके पीछे आ रही एम्बुलेंस को भी सूचित करो कि वे घायलों को सीधे अन्य अस्पतालों में ले जाएं। सफेद कोट और सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 7 एम्बुलेंस से बाहर निकाले जा रहे 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल लोगों को देखते हुए चिल्लाकर कहा। तांग शियू के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। डॉक्टर की बातों से उसे कुछ बातें समझ में आ गईं। पहली बात, बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे और अभी और भी लोग घायल हो रहे थे। दूसरा कारण, अस्पताल में सर्जरी के लिए पर्याप्त डॉक्टर नहीं थे, न ही पर्याप्त ऑपरेशन रूम थे। तीसरा, घायलों को अभी स्थानांतरित करने से उपचार में देरी होगी, जिससे गंभीर रूप से घायल मरीजों की मृत्यु हो सकती है। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और उस अराजक दृश्य की ओर बढ़ गया। यदि वह अभी भी अमरलोक का सर्वोच्च अधिकारी होता तो शायद वह ऐसी तुच्छ बातों पर ध्यान न देता, लेकिन अब उसने अमरता प्राप्त नहीं की थी। वह अभी भी हार्ड मांस का बना एक जीवित सांस लेने वाला इंसान था। उदासीनता, वह ऐसा नहीं कर सका। अगर उसने इसके बारे में कहीं और सुना होता तो शायद वह इतना आलसी होता कि उसे परवाह ही न होती। लेकिन चूंकि उसने इसके बारे में सुना था, इसलिए अगर वह मदद कर सकता था तो वह चुपचाप खड़ा नहीं रहता। रुकना। तांग शियू ने एक स्ट्रेचर रोक दिया। स्ट्रेचर पर घायल व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी था। उसका दाहिना पैर खून से लथपथ था। पट्टी बंधी होने के बावजूद खून बहना बंद नहीं हो रहा था और पट्टी पूरी तरह से भीग चुकी थी, जिससे स्ट्रेचर की सतह पर खून के धब्बे लग गए थे। उसके सिर के बालों से भी खून बह रहा था और उसका चेहरा गहरे घाव से फट गया था। उसकी छाती में अंगूठे जितनी मोटी सरिया धंसी हुई थी। तुम क्या कर रहे हो? रास्ते से हट जाओ। स्ट्रेचर के पास मौजूद डॉक्टर ने गुस्से से चिल्लाया। तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर घायल व्यक्ति की कलाई पकड़ ली, उसकी नब्ज पर उंगलियां रखीं और गहरी आवाज में कहा, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। चूंकि आपके अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर और ऑपरेशन रूम नहीं है, इसलिए मैं पहले इसका इलाज करूंगा। अधेड़ उम्र का डॉक्टर हैरान रह गया, फिर गुस्से से चिल्लाया, तुम कहाँ के डॉक्टर हो? मैंने तुम्हें अस्पताल में क्यों नहीं देखा? और मरीज बुरी तरह घायल है, उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। इलाज में देरी मत करो, हट जाओ। तांग शियू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आध्यात्मिक चेतना ने घायल व्यक्ति को घेर लिया, आंतरिक चोटों का अवलोकन किया और उसे खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहे अधेड़ उम्र के डॉक्टर को धक्का देकर दूर कर दिया। फाड़ना। घायल व्यक्ति के सीने पर फटे हुए कपड़े तांग शियू ने फाड़ दिए। उसने अपनी उंगलियों से उन कई स्पर्श बिंदुओं को तेजी से दबाया जहां सरिया घुसी हुई थी। फिर उसने घायल व्यक्ति की पैंट का पांव फाड़ दिया, रक्तस्राव रोकने के लिए स्पर्श बिंदुओं को सील कर दिया और उसके बाद ही उसने घायल व्यक्ति के शरीर को पकड़कर सरिया बाहर निकाला, जो 10 सेंटीमीटर से अधिक गहराई तक घुस गई थी। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये तो हत्या है। तांग शियू की हरकत देखकर अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने तुरंत चीख मारी। पास में मौजूद दोनों नर्सें और उनके साथ आया एक व्यक्ति भी स्तब्ध रह गए। तांग शियू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सरिया निकालने के बाद उसकी उंगली खून से लथपथ छेद में चली गई। अंदर फंसे कुछ हड्डी के टुकड़ों को निकालने के लिए उसने तारा शक्ति का प्रयोग किया और वहां तारा शक्ति का एक निशान छोड़ दिया। उसने एक नर्स की ओर मुड़कर आदेश दिया, इसके घाव पर पट्टी बांध दो। ये कहते हुए कि उसने हाथ बढ़ाकर घायल व्यक्ति के सिर को दबाना शुरू किया। पहले डांगयांग एक्यू पॉइंट से, फिर तायांग एक्यू पॉइंट, यांगबाई एक्यू पॉइंट, सिबाई एक्यू पॉइंट, तियानचुंग एक्यू पॉइंट और लियानवान एक्यू पॉइंट को दबाया। घायल व्यक्ति के चेहरे के घाव से गहरा खून बहने लगा। तांग शियू ने अपनी उंगलियों से लियानवान एक्यू पॉइंट को कई बार दबाया, फिर मुड़कर दूसरों की ओर बढ़ गया। तुम क्या कर रहे हो? रास्ते से हट जाओ। एक अन्य डॉक्टर ने अपने रास्ते में खड़े तांग शियू को गुस्से से देखा।
जान बचाना आग बुझाने जैसा था। जिस घायल व्यक्ति को वह धकेल रहा था उसकी हालत गंभीर थी और वह मौत के कगार पर था। जरा सी भी देरी किसी भी क्षण उसकी मौत का कारण बन सकती थी। अध्याय 346 चमत्कारिक चिकित्सा। कौशल। तीसरा अपडेट। मासिक टिकटों की मांग। तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा। उसकी सांसें धीमी हैं, चेहरा पीला पड़ गया है और उसकी पुतलियां फैल रही हैं। मुझे डर है कि वह ऑपरेशन रूम तक नहीं पहुंच पाएगा। आप हट जाइए, मैं उसका इलाज कर देती हूँ। डॉक्टर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तुम कौन हो? किस अधिकार से तुम उसका इलाज करते हो? अगर कुछ गलत हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदार बनूंगा। तांग शियू ने ठंडी सांस ली, 2 नर्सों को धक्का दिया और जल्दी से घायल व्यक्ति की हालत का जायजा लिया। धिक्कार है, उसकी हड्डी टूटने से उसका फेफड़ा फट गया है और अंदरूनी तौर पर बहुत खून बह रहा है। मुझे पहले खून निकालना होगा और फिर हड्डी के उन टुकड़ों को निकालना होगा जिन्होंने उसके फेफड़े को छेदा है। तांग शियू ने अचानक अपना सिर घुमाया, डॉक्टर की ओर देखा और चिल्लाया। 2 मिनट। अगर आप 2 मिनट के भीतर मुझे चांदी की सुइयां नहीं ला सकते तो आप उसकी मौत के लिए जिम्मेदार होंगे। जल्दी करो, जाओ और चांदी की सुइयां ढूंढो। क्या चल रहा है? पहले शोर सुनकर तांग शियू से मदद मांगने वाले डॉक्टर ने एक घायल व्यक्ति को आपातकालीन भवन में पहुंचाया ही था कि तभी उन्होंने 2 ट्रॉलियों को रुकते देखा। वे तुरंत दौड़कर गए और गुस्से से चिल्लाने लगे। तांग शियू द्वारा अभी अभी फटकार लगाए गए डॉक्टर ने झट से कहा। निर्देशक हूँ, ये बदमाश हमें अंदर जाने से रोक रहा है और यह बकवास कर रहा है। डायरेक्टर हूँ नाम का वह व्यक्ति घायल व्यक्ति की हालत देखकर चौंक गया। जब उसकी नजर घायल व्यक्ति की नब्ज थामे तांग शियू पर पड़ी तो उसने गहरी आवाज में पूछा। तुम कौन हो? मरीज के इलाज में दखल मत दो। क्या तुम्हें नहीं पता कि जान बचाना आग बुझाने जैसा है? तांग शियू ने भारी स्वर में कहा। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैंने अभी अभी आपको ये कहते सुना कि अस्पताल में डॉक्टर और ऑपरेशन रूम पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं मदद करने आया हूँ। आप चाहे जैसे भी बड़े अधिकारी हों, बकवास करना बंद करें। मैंने उसका निदान कर लिया है। उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट बचे हैं। अगर आपको सिल्वर सुई नहीं मिली तो वह मर चुका है। निर्देशक हूँ उन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गए और तुरंत अपने पास आए डॉक्टर से कहा। तुरंत चांदी की सुइयां ढूंढो और जल्दी करो। हाँ, हालांकि डॉक्टर थोड़ा अनिच्छुक था, फिर भी वह बड़े बड़े कदमों से भाग गया। इसके बाद डायरेक्टर हूँ ने तांग शियू की ओर दोबारा देखा और पूछा। आप हमारे अस्पताल के डॉक्टर तो नहीं हैं? आप अभी कहाँ काम करते हैं? मैंने अभी आपको घायल व्यक्ति की नब्ज देखते हुए देखा। क्या आप पारंपरिक चीनी चिकित्सा के डॉक्टर हैं? तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा। स्टार सिटी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल। तांग शियू। स्टार सिटी पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल। क्या आपको वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल याद है जिसकी प्रतिष्ठा पिछले कुछ महीनों में आसमान छू रही है और जिसके बारे में अफवाह है कि वहाँ एक युवा प्रतिभाशाली डॉक्टर है? और तांग शियू नाम तो बहुत जाना पहचाना सा लगता है। निर्देशक हूँ ने अपनी भौहें उठाईं और अचानक पूछा। आप स्टार सिटी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल के युवा दिव्य चिकित्सक हैं? तांग शियू ने जल्दी से उसकी ओर देखा और हल्के स्वर में कहा। अभी बात करने का समय नहीं है। तुरंत सभी गंभीर रूप से घायलों को यहाँ भिजवाएं। साथ ही आसपास के लोगों को हटा दें ताकि हवा का संचार सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा मुझे साफ पानी के कुछ बर्तन और साफ तौलिए दिलवाएं और अपने अस्पताल के डॉक्टरों से कहें कि वे टाँके लगाने के औजार लाएं ताकि मेरी सहायता कर सकें। निर्देशक हूँ हिचकिचाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तांग शियू पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। आखिर तांग शियू बहुत जवान दिखती थी। भले ही वह पहले डॉक्टर रहा हो, लेकिन ऐसी अचानक हुई घटना के लिए उसे वास्तव में यह नहीं पता था कि क्या फैसला करना चाहिए। मुझे डीन को रिपोर्ट करना है। डीन जूगे जल्द ही यहाँ होंगे। तांग शियू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जल्दी से उस घायल व्यक्ति के बाहरी रक्तस्राव को रोक दिया। आपातकालीन भवन के अंदर अस्पताल के डीन जूगे वेनफेंग कई अन्य अधिकारियों के साथ तीर की तरह बाहर भागे। अग्निशमन विभाग से सूचना मिलते ही उन्होंने घायलों के इलाज की तैयारी शुरू कर दी। निर्माण स्थल की इमारत के अचानक ढह जाने से दर्जनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इतनी बड़ी दुर्घटना में अस्पताल के डीन होने के नाते उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक घायलों की जान बचानी थी। उन्होंने स्वयं सर्जरी करने की भी तैयारी कर ली, जो उन्होंने पिछले 6 महीनों में नहीं की थी। क्या हो रहा है? आपको यहाँ क्यों रोका गया है? जब जूगे वेनफेंग आपातकालीन भवन से बाहर भागा तो उसने तुरंत अपने सामने के दृश्य को देखकर जोर से चिल्लाया। हु क्यूबो की आंखें चमक उठीं और वह आगे बढ़कर तांग शियू के शब्दों को हूबहू दोहराने लगा। अंत में बोला। डीन, मुझे लगता है कि वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा के डॉक्टर की तरह है, इसलिए तो क्या हुआ? क्या आप इस तरह की बात पर मजाक कर सकते हैं? उसे ले जाओ। हे भगवान, इस घायल व्यक्ति के घाव से खून बहना बंद हो गया है। उस व्यक्ति ने ये कैसे किया? पास ही खड़ी एक ट्रॉली पर मौजूद एक नर्स अचानक जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज ने जूगे वेनफेंग के शब्दों को बीच में ही रोक दिया। जूगे वेनफेंग का चेहरा बदल गया और वह ट्रॉली की ओर दौड़ते हुए गहरी आवाज में पूछने लगा। क्या स्थिति है? डीन को स्वयं आते देख नर्स थोड़ी घबरा गई और हकलाते हुए बोली। डीन ने अभी अभी घायल व्यक्ति का इलाज किया है और परिणामस्वरूप घायल व्यक्ति के घाव से खून बहना बंद हो गया है। जूगे वेनफेंग ने अचानक अपना सिर घुमाया, तांग शियू की ओर देखा और जोर से पूछा। आपने कहा था कि आप स्टार सिटी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं? आपका नाम तांग शियू है? हाँ। तांग शियू ने अभी अभी अपने सामने घायल व्यक्ति का खून बहना बंद किया था और उसने डॉक्टर को बस इतना ही जवाब दिया। जूगे वेनफेंग ने झटपट अपना फोन निकाला, कुछ नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से जवाब आने पर उसने जल्दी से पूछा। क्या आप डीन ली होंग जी हैं? मैं मैजिक सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल से जूगे वेनफेंग हूँ। हम पहले भी संपर्क में आ चुके हैं और इंपीरियल कैपिटल मेडिकल एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में मिले थे। हाँ, ये डीन जूगे है। आज तुम्हारी आवाज कैसे आई? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ली होंग जी की आवाज फोन से आई। जूगे वेनफेंग ने कहा। जी हाँ, मैं किसी के बारे में पूछताछ करना चाहता हूँ। क्या आपके स्टार सिटी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल में तांग शियू नाम का कोई युवा डॉक्टर है? ली होंग जी हैरान रह गया और उसने पूछा। आप तांग शियू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वह तो हमारे अस्पताल में डॉक्टर है ही। जूगे वेनफेंग ने कहा। मैजिक सिटी में एक निर्माण स्थल पर दुर्घटना हुई और बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे अस्पताल के डॉक्टरों को उन्होंने रोक लिया और वे घायलों का इलाज करना चाहते हैं।
उसे उनका इलाज करने दो, ली होंगजी ने बिना किसी झिझक के कहा। जुगे वेनफेंग हैरान रह गया और उसने पूछा, क्या उसकी चिकित्सा कुशलता बहुत अच्छी है? डीन ली, आपको पता होना चाहिए कि घायल व्यक्ति की चोटें बहुत गंभीर हैं। अगर समय पर शल्य चिकित्सा द्वारा उनका इलाज नहीं किया गया तो मुझे डर है कि ली होंगजी ने गंभीर स्वर में कहा, डीन जुगे, अगर मुझे सही याद है तो आपने 1 महीने से भी पहले मुझसे संपर्क किया था हमारे अस्पताल के युवा दिव्य चिकित्सक से मिलने की इच्छा जताते हुए, है ना? जी हाँ, तांग शियू वही युवा दिव्य चिकित्सक हैं। आपको सौभाग्यशाली होना चाहिए कि वे आपके अस्पताल में घायलों के इलाज में मदद कर सकते हैं। क्या वह युवा दिव्य चिकित्सक है? यह सही है। जुगे वेनफेंग हैरान दिखे। फोन रखने के बाद उन्होंने तांग शियू की तरफ देखा, फिर बगल में घायल व्यक्ति की ओर मुड़कर जोर से बोले, इस घायल व्यक्ति को जांच के लिए भेजिए, साथ ही डॉक्टर तांग को इसका इलाज करने के लिए बुलाइए। अगर कोई समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ। हालांकि हु क्यूबो और अन्य नेताओं के साथ साथ नर्सों को भी यह समझ नहीं आया कि डीन ने तांग शियू को इतना महत्वपूर्ण कार्य क्यों सौंपा, फिर भी उन्होंने इसे लगन से पूरा किया। जुगे वेनफेंग ने तांग शियू की ओर मुड़कर देखा और आह भरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टार सिटी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल के जिस युवा दिव्य चिकित्सक से मैं मिलना चाहता था वह आप होंगे। ली होंगजी सही थे, आपसे मिलना सचमुच सौभाग्य की बात है। तांग शियू ने जुगे वेनफेंग की ओर हल्के से देखा और कुछ नहीं कहा। वह मुसीबत से डरता था। उन्हें डर था कि जुगे वेनफेंग भी ली होंगजी की तरह ही दृढ़ निश्चयी होंगे। वह पढ़ाई करने के लिए मैजिक सिटी आया था और वह मैजिक सिटी फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल में दोबारा काम पर नहीं रखा जाना चाहता था। चांदी की सुइयां ला दी गई हैं। सफेद कोट पहने डॉक्टर तुरंत वापस आ गए। तांग शियू ने चांदी की सुइयां उठाईं और गहरी आवाज में कहा, आसपास के सभी लोग तितर बितर हो जाएं, जितना दूर हो उतना अच्छा। साथ ही अस्पताल के डॉक्टरों को तैयार रहने को कहें, सबसे गंभीर रूप से घायल लोगों को यहीं छोड़ दें और मेरे आने का इंतजार करें। अन्य घायल लोग जिनकी चोटें इलाज योग्य हैं उन्हें अस्पताल के डॉक्टर ऑपरेशन कक्ष में इलाज के लिए ले जाएं। जुगे वेनफेंग ने तुरंत सिर हिलाया और तांग शियू के आदेशों को आगे पहुंचाया। चांदी की सुइयों से उसने घायल व्यक्ति के आंतरिक रक्तस्राव को रोक दिया और तांग शियू ने तारामयी शक्ति का संचार करने के बाद सावधानीपूर्वक रुके हुए रक्त को श्वासनली में प्रवाहित किया। खांसी 2 मिनट बाद घायल व्यक्ति को खांसी आई और उसने मुंह भरकर काला खून उल्टी कर दिया। घायल व्यक्ति द्वारा खून की छठी उल्टी करने के बाद तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर उठाया और उसे ट्रॉली पर बिठा दिया, जबकि तांग शियू की हथेली घायल व्यक्ति की पीठ पर दबी हुई थी। चाकू, तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा। इस पल अस्पताल से एक डॉक्टर पहले ही शल्य चिकित्सा उपकरणों का पूरा सेट लेकर आ चुका था। जब डॉक्टर ने उपकरणों का डिब्बा खोला तो तांग शियू ने उस पर एक नजर डाली, सीधे एक तेज धार वाला चाकू निकाला और बिना किसी झिझक के उस व्यक्ति के फेफड़े के सामने की मांसपेशी को काट डाला। यह जुगे वेनफेंग अचंभित रह गए, प्रथम जन अस्पताल के नेता अचंभित रह गए और यहाँ तक कि आसपास के डॉक्टर और नर्स भी अचंभित रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई सार्वजनिक रूप से चाकू से सर्जरी करेगा और वह भी इतनी अमानवीय तरीके से। तांग शियू ने चाकू एक तरफ रख दिया और चिमटी लेकर सीधे घाव में हाथ डाला। 2 सेकंड, बिल्कुल सही, सिर्फ 2 सेकंड। जुगे वेनफेंग और अन्य लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि तांग शियू ने चिमटी से घायल व्यक्ति के घाव में हाथ डालने के बाद उसे तुरंत बाहर निकाल लिया। चिमटी में चावल के दाने के आकार का हड्डी का एक टुकड़ा था। हे भगवान, उसे कैसे पता चला कि अंदर हड्डी का टुकड़ा है? उसके बगल में खड़े हु क्यूबो ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास से कहा। उसका सदमा, उसकी उलझन, बाकी सभी लोगों ने भी महसूस की। तांग शियू ने हु क्यूबो की बात अनसुनी कर दी और लगातार चिमटी से घायल व्यक्ति के घाव में हाथ डालकर अंदर फंसे हड्डी के टुकड़ों को निकालते रहे। अंत में तांग शियू ने गहरी सांस ली, पूरी एकाग्रता से चिमटी को फिर से अंदर डाला। अपनी आध्यात्मिक चेतना के मार्गदर्शन में उन्होंने बड़ी सावधानी से फेफड़े में फंसी टूटी हुई हड्डी को बाहर निकाला। आपके अस्पताल में कार्डियोटोनिक दवा होनी चाहिए, है ना? इसे 5 मिनट के भीतर उसे इंजेक्ट किया जाना चाहिए। साथ ही उसके घाव पर आपके अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा टांके लगाए जाने चाहिए। तांग शियू ने घायल व्यक्ति के फेफड़े में तारामयी शक्ति का एक अंश छोड़ा और बोलने के लिए मुड़ी। जुगे वेनफेंग ने तुरंत किसी को कार्डियोटोनिक लाने के लिए भेजा और फिर उलझन में पूछा, क्या बस इतना ही है? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सही है, मैंने उसके फेफड़े में फंसी टूटी हुई हड्डी निकाल दी है। घाव के अंदर फंसे हड्डी के टुकड़े भी निकाल दिए गए हैं, बस टांके लगाने बाकी हैं और सब ठीक हो जाएगा। हालांकि उसकी हृदय गति तेजी से धीमी हो रही है। मैंने कुछ उपाय किए हैं लेकिन उनसे सिर्फ थोड़ी राहत मिली है। कार्डियोटोनिक इंजेक्शन लगने के बाद वह शायद लंबे समय तक कोमा में रहेगा, लेकिन उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। जुगे वेनफेंग की आंखें मशाल की तरह चमक रही थीं और उन्होंने तांग शियू को घूरते हुए पूछा, तुमने ये कैसे किया? तांग शियू ने कहा, हर डॉक्टर में अपनी जन्मजात क्षमता होती है और यह मेरी जन्मजात क्षमता है। समय बर्बाद न करें, मुझे दूसरे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को देखने ले चलें। ठीक है। जुगे वेनफेंग ने इस मामले पर आगे जोर नहीं दिया। अचानक एक नर्स ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि जब डॉक्टर तांग अभी घायल व्यक्ति का इलाज कर रहे थे तो घायल व्यक्ति के घाव से बिल्कुल भी खून नहीं निकला? अध्याय 347 बिल्कुल अद्भुत। पहला अपडेट कृपया फॉलो करें। नर्स के शब्दों ने वहां से जाने वाले सभी लोगों को तुरंत रोक दिया। जुगे वेनफेंग के नेतृत्व में अस्पताल के सभी अधिकारी, साथ ही 2 डॉक्टर और कई नर्सें, सभी उस मरीज की ओर देख रहे थे जिसने अभी अभी बात की थी। खून नहीं बह रहा है। सबके चेहरे पर खौफ के भाव थे। जुगे वेनफेंग ने 10 सेकंड से अधिक समय तक तांग शियू की पीठ को देखा जब वह आपातकालीन भवन में कदम रखने ही वाला था और उसका दिल इतना सदमे में था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह दशकों से डॉक्टर थे, उन्होंने अनगिनत छोटे बड़े चिकित्सा मामलों को देखा था और घायल लोगों पर अनगिनत सर्जरी की थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी सर्जरी नहीं देखी थी जिसमें मरीज के घाव से खून न बहे। विशेषकर जब तांग शियू ने मरीज की मांसपेशी को काटकर फेफड़े से टूटी हुई हड्डी को निकाला था तो उसके बाद सामान्य रूप से खून का बहाव नहीं हुआ था। हु क्यूबो के होंठ कुछ बार हिले और उसने खुद से बुदबुदाया, मैंने उसे थोड़ी देर पहले मरीज के घाव के आसपास कुछ बार थपथपाते हुए देखा था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह
एक्यूपंक्चर हीमोस्टेसिस विधि का उपयोग कर रहा हो सकता है। एक्यूपंक्चर हीमोस्टेसिस विधि। जूगे वेन फेंग का चेहरा बदल गया और उसने जल्दबाजी में पूछा, क्या आपको यकीन है कि उसने मरीज के घाव के आसपास कुछ बार थपथपाया था? हु कियूबो ने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों ने भी इसे देखा। जुगे वेन फेंग ने दूसरों की ओर देखा और पाया कि कई लोग सिर हिला रहे थे, इसलिए वह तुरंत तांग शियू के पीछे चल पड़ा। उसे तांग शियू की उपचार पद्धतियों का अवलोकन करने और यह समझने की आवश्यकता थी कि तांग शियू ये कैसे करता है। दूसरी मंजिल पर स्थित ऑपरेशन कक्ष के बाहर 7 या 8 प्रवासी श्रमिकों ने 1 दर्जन से अधिक नर्सों को घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। वे उत्सुकतापूर्वक अपने सहकर्मियों के साथ अस्पताल गए थे, लेकिन अस्पताल के ऑपरेशन कक्ष पर्याप्त नहीं थे। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा नाराज किया वह ये थी कि डॉक्टरों ने केवल मामूली रूप से घायल सहकर्मियों को ही ऑपरेशन कक्ष में भेजा, जबकि 4 सहकर्मी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद ऑपरेशन कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे थे। उत्साहित मत होइए, यह निर्देशक का व्यक्तिगत आदेश था। हमारे अस्पताल में एक बहुत ही कुशल डॉक्टर हैं और वे व्यक्तिगत रूप से इन 4 सबसे गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज करेंगे। कृपया थोड़ा पीछे हट जाइए, आप सब यहाँ भीड़ लगा रहे हैं और इससे डॉक्टर के इलाज में बाधा आएगी, एक नर्स ने जोर से कहा। सांवली त्वचा वाला, दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी जोर से बोला, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हमारे ये कुछ भाई सबसे गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन आपने जिस सबसे कुशल डॉक्टर का जिक्र किया था वह कहाँ है? क्या आपको नहीं पता कि जान बचाना आग बुझाने जैसा है? क्या हो अगर नहीं, अगर ऐसा हुआ तो? उनके पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने अपने रास्ते में आ रहे लोगों को एक तरफ धकेल दिया, जल्दी से स्ट्रेचर पर लेटे चारों मरीजों के चारों ओर चक्कर लगाया और अंत में उसकी नजर घायलों में से एक पर पड़ी। खांसी। घायल व्यक्ति ने 2 घूंट खून खांसकर बाहर निकाला और अचानक स्ट्रेचर से उठ बैठा। उसकी छाती में घुसी हुई स्टील की छड़ 20 सेंटीमीटर से अधिक बाहर निकली हुई थी। जैसे ही वह अचानक उठ बैठा, उसने पूरी कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा, जूजी, यहाँ भाई दावान, मैं यहाँ हूँ। सांवली त्वचा वाला, दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने दौड़ा और जल्दबाजी में बोला, भाई दावान, अभी बात मत करो, डॉक्टर जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, बहुत जल्द। डाकवान के माथे की नसें उभरी हुई थीं। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, जूजी, मेरी चोट मुझे पता है, मुझसे वादा करो, मेरे परिवार का ख्याल रखना। जूजी के आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे, बड़ी बड़ी बूंदों से उसके कपड़े भीग गए। उसने एक हाथ से अपने आंसू पोंछे और चिल्लाया, मुझे पता है, भाई दावान, चिंता मत करो, अब से तुम्हारे माता पिता ही मेरे माता पिता हैं। मैं उनकी मृत्यु तक उनकी देखभाल करूंगा। भाभी और बच्चों, शेलान और मैं भी उनकी देखभाल में मदद करेंगे, चिंता मत करो। धन्यवाद, भाई। डाकवान ने एक बार फिर खून की उल्टी की और स्ट्रेचर पर गिर पड़ा। तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर दावान की कलाई पकड़ ली और महसूस किया कि उसके शरीर से जीवन शक्ति तेजी से निकल रही है और उसकी आध्यात्मिक चेतना ने स्पष्ट रूप से देखा कि दावान के शरीर में टूटी हुई हड्डी ने उसके दिल को छेद दिया था। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। तांग शियू मुड़ी और दूसरे घायल लोगों के पास गई। डॉक्टर साहब कहाँ गए? जूजी की आंखें लाल हो गई थीं और वह गुस्से से दहाड़ उठा। तांग शियू एक अन्य घायल व्यक्ति की जांच कर रही थी। जूजी की दहाड़ सुनकर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है, उसकी हृदय में टूटी हुई हड्डी से छेद हो गया था। जूजी दहाड़ते हुए बोला, तुम कौन हो बे? तांग शियू का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे भाई की मृत्यु पर तुम्हारे दुख को समझता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा अपशब्दों का प्रयोग करने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हारे सभी भाइयों को मरते हुए देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आप सभी एक तरफ हट जाइए, अन्यथा अभी कोई भी उनका इलाज नहीं करेगा। जूजी की सांस अटक गई और उसने कहा, आप डॉक्टर हैं? हाँ, तांग शियू ने ठंडे स्वर में कहा। जूजी ने अन्य प्रवासी श्रमिकों को हाथ हिलाकर इशारा किया और सभी को पीछे हटने के लिए कहा। निदान इलाज। तांग शियू 20 मिनट तक तीनों गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज करने में व्यस्त रहे। वह केवल मरीजों की जान बचा सकता था। उनके बाद के स्वास्थ्य लाभ के संबंध में अस्पताल में कोई समस्या नहीं थी। निर्देशक जूगे, है ना? उनकी जान बच गई है और बाद में स्वास्थ्य लाभ से संबंधित मामलों को आपके अस्पताल को सौंप दिया जाएगा। मुझे अभी कुछ काम करना है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। जूगे वेन फेंग तांग शियू के परामर्श और उपचार पर ध्यान दे रहे थे। वह तांग शियू के उपचार के तरीकों को समझ नहीं सका। वे बहुत ही चमत्कारी थे, जिनमें पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग किया गया था, और कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिन्हें वह समझ नहीं पाता था। तांग शियू के जाने की खबर सुनकर वह एक पल के लिए झिझका और बोला, दिव्य डॉक्टर तांग, क्या आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं? ऑपरेशन कक्ष में अभी भी कई घायल लोगों का ऑपरेशन चल रहा है और मुझे डर है कि ऑपरेशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो सकती है। तांग शियू ने कहा, अन्य डॉक्टर सर्जरी करते हैं और अगर कुछ गलत हो जाए तो आप चाहते हैं कि मैं हस्तक्षेप करूं? निर्देशक जूगे, आप तो बड़ी चतुराई से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको किस बात की चिंता है कि मैंने उनका इलाज नहीं किया, बल्कि उनके बचाव के समय में देरी कर दी। हाँ, मैं आपको अपनी संपर्क जानकारी दे देता हूं। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। जूगे वेन फेंग के विचार उजागर हो गए और वह तुरंत थोड़ा शर्मिंदा हो गए, लेकिन वह एक अनुभवी बुजुर्ग थे और उनकी शर्मिंदगी का भाव पल भर में गायब हो गया और उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, दिव्य डॉक्टर तांग, आपने गलत समझा। आपकी चिकित्सा क्षमता उत्कृष्ट है और हम सभी ने अभी अभी घायलों का इलाज करते समय आपके कार्यों को देखा है, तो हम ऐसे बुरे विचार कैसे रख सकते हैं? मैं चाहता था कि आप यहीं रुकें क्योंकि मैंने पहले शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में आपसे मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन निदेशक ली होंगजी ने मेरी अनुमति ठुकरा दी थी। तांग शियू ने उलझन में पूछा, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? जूगे वेन फेंग ने कहा, क्या आपको नहीं पता कि आप चिकित्सा क्षेत्र में पहले से ही एक जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि कई लोग व्यक्तिगत रूप से शिंगचिंग गए हैं, लेकिन निराश होकर लौटे हैं। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर कहा, डायरेक्टर जूगे, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा आपके फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल में घायलों के इलाज के बारे में किसी को नहीं बताएंगे।
मैं फिलहाल मोदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे पास दूसरों से मिलने का समय नहीं है, नहीं मैं किसी तरह की परेशानी में पड़ना चाहता हूँ। जूगे विनफेंग ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। निश्चिंत रहें, अस्पताल के हमारे अन्य डॉक्टर और नर्स इस बात को बिल्कुल भी नहीं फैलाएंगे। तांग शियू ने सिर हिलाया, जूगे विनफेंग को अपना फोन नंबर दिया और जल्दी से अस्पताल से निकल गया। आधे घंटे बाद तांग शियू द्वारा इलाज किए गए सभी 5 घायल मरीजों की चिकित्सा उपकरणों द्वारा जांच की गई। जब रिपोर्ट जूगे विनफेंग की मेज पर रखी गई, तब भी जांच के लिए जिम्मेदार डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। गंभीर रूप से घायल 5 मरीजों की हालत स्थिर है और उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि घायल मरीजों में से एक के फेफड़े में चोट लगी थी, लेकिन वह घाव ठीक हो रहा है और ठीक होने की गति बहुत तेज है। जूगे विनफेंग ने परीक्षा रिपोर्ट उठाई, उसे ध्यान से पढ़ा और फिर आह भरे बिना नहीं रह सका, जैसा कि उस नन्हे प्रतिभाशाली डॉक्टर से उम्मीद थी जिसने कभी चिकित्सा क्षेत्र में सनसनी मचा दी थी। चोटों का इलाज करने और जान बचाने के उनके तरीकों की तुलना तो मैं कर ही नहीं सकता। इन 5 घायल मरीजों की सबसे स्पष्ट विशेषता अत्यधिक रक्तस्राव है। अगर उनमें से 2 का हमारे अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज किया गया होता तो उनके जीवित रहने की संभावना शायद 10% से अधिक नहीं होती। डॉक्टर ने प्रशंसा करते हुए कहा, हाँ, सौभाग्य से उन्होंने आज कार्रवाई की, अन्यथा मुझे डर है कि। जूगे विनफेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या आपको याद है कि जाने से पहले उसने क्या कहा था? चूंकि वह यहाँ मशहूर नहीं होना चाहता, इसलिए हमें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। इस रिपोर्ट की सामग्री को सार्वजनिक रूप से घोषित न करें। साथ ही अन्य डॉक्टरों और नर्सों को भी बता दें कि वे ज्यादा बात न करें। ठीक है। डॉक्टर सहमत हो गए और कार्यालय से बाहर जाने के लिए मुड़ गए। अपने दफ्तर की कुर्सी पर बैठे जूगे विनफेंग ने कुछ देर सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर ली होंगजी का मोबाइल नंबर डायल किया। हेलो निर्देशक ली, यह जूगे विनफेंग है। निर्देशक जूगे, आपके यहाँ सब कैसा चल रहा है? निर्देशक ली, मुझे कहना होगा कि नन्ही दिव्य चिकित्सक तांग शियू के चिकित्सा कौशल वास्तव में मेरे जीवन में देखे गए सबसे अद्भुत कौशल हैं। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि आपके शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में अपने थोड़े समय के कार्यकाल के दौरान उन्होंने इतना हंगामा क्यों मचाया था। ली होंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, उनका चिकित्सा स्तर स्वाभाविक रूप से बहुत प्रभावशाली है। सच कहूं तो अगर वह हमारे शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में हर दिन काम करने आ सकें तो मैं उन्हें खुशी खुशी निदेशक का पद दे दूंगा। जूगे विनफेंग के चेहरे के भाव बदल गए और वह मुस्कुराए। निर्देशक ली, क्या हम कोई सौदा कर सकते हैं? तांग शियू मोदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही है ना? ये हमारे फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल के भी बहुत करीब है। क्या आप तांग शियू को हमारे अस्पताल में काम करने के लिए आने देंगे? जब तक आप सहमत होते हैं, इसे जूगे विनफेंग द्वारा आप पर किया गया एक बड़ा उपकार समझें। अवैध शिकार। ली होंगजी कुछ देर चुप रहे, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, निर्देशक जूगे, ऐसा नहीं है कि मुझे यह एहसान नहीं चाहिए, बात यह है कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता। तांग शियू हमारे शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में परामर्श के लिए केवल इसलिए आए क्योंकि मैंने उनसे बार बार विनती की थी। यदि वह आपके मोदू फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल में काम करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। जूगे विनफेंग जोर से हंसे और बोले, निर्देशक ली, क्या आपका मतलब ये है कि पहल तांग शियू के हाथों में है? हाँ, मैं समझ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे निर्देशक ली को धन्यवाद देना ही होगा। जब आपके पास समय हो तो मोदू आइएगा, मैं आपको बढ़िया शराब पिलाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ली होंगजी ने औपचारिकतापूर्वक उत्तर दिया। शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल के निदेशक के कार्यालय में मौजूद ली होंगजी ने फोन रखते ही तुरंत उदास चेहरा बना लिया। जूगे विनफेंग उसे अपने यहाँ लाना चाहता था, जिससे वह बहुत उदास हो गया था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसे तांग शियू की पसंद को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं था। भले ही उसे शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में डॉक्टर माना जाता था, लेकिन उसने उससे आने के लिए विनती और आग्रह किया था। वह थोड़ा चिंतित था। अगर जूगे विनफेंग द्वारा तांग शियू को अपने यहाँ काम पर रख लिया जाता, तो क्या भविष्य में भी तांग शियू को शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल की परवाह रहती? क्या वह अब भी कुछ बार परामर्श के लिए आएंगे? आज मैं वीचेट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गु यान एयर के लिए कैरेक्टर कार्ड बना रहा था और अपडेट का समय लगभग चूक गया। मैं कल सुबह गु यान एयर के बारे में अतिरिक्त अध्याय लिखने की कोशिश करूंगा। अध्याय 348 विकट परिस्थितियां। दूसरा अपडेट, कृपया वोट करें। काफी समय बाद ली होंगजी ने तांग शियू के मोबाइल नंबर पर कॉल किया। तांग शियू के फोन उठाने के बाद ली होंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तांग शियू, मैंने जूगे वेन शिखर से सुना है कि तुमने मैजिक सिटी के प्रथम जन अस्पताल में क्या काम किया है। बहुत बढ़िया काम। तुमने हमारे स्टार सिटी पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल का नाम रोशन किया है। तांग शियू इस समय स्टार ब्लू विला जिले की ओर वापस जा रहा था। ली होंगजी की बातें सुनकर उसने शांत भाव से कहा, कुछ नहीं, मैं बस संयोग से वहां पहुंच गया और मदद कर दी। ली होंगजी ने संकोच से पूछा, तांग शियू, अगर जूगे विनफेंग चाहे कि तुम मैजिक सिटी के फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल में काम करो, तो क्या तुम तैयार होगे? तांग शियू ने कहा, मैंने आपसे कहा था, मैं असली डॉक्टर नहीं बनूंगी। आपके पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में परामर्श देने के लिए सहमत होना मेरी माँ के वहां भर्ती होने के कारण था, जहां आपने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की थी, इसलिए यह एक तरह से आपका एहसान चुकाने का तरीका था। जहां तक मैजिक सिटी के प्रथम जन अस्पताल की बात है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ली होंगजी ने चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया। चूंकि तुम जाना नहीं चाहते, इसलिए कोई तुम्हें मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर जूगे विनफेंग तुमसे संपर्क करे तो बस मना कर देना। उसने अभी मुझे फोन किया था, तुम्हें अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहा था, और मैंने उसे सीधे कह दिया कि फैसला तुम्हारा है। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, निर्देशक ली, क्या आपने मुझे सिर्फ इसी काम के लिए बुलाया था? ली होंगजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जल्दी वापस आने के लिए नहीं कह रहा हूँ। 1 अक्टूबर को आपके लौटने के बाद हम परामर्श के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तांग शियू सहमत हो गया। स्टार ब्लू विला डिस्ट्रिक्ट। जब तांग शियू विला जिले के प्रवेश द्वार पर लौटे तो सुरक्षा गार्ड, जो तांग शियू से कुछ हद तक परिचित था, ने उन्हें सलाम किया और फिर उत्साहपूर्वक कहा, श्रीमान तांग, आप वापस आ गए।
आपका एक दोस्त आया था जिसने कहा था कि वह बगल वाली व्यावसायिक सड़क पर स्थित स्टारबक्स कॉफी शॉप में आपका इंतजार करेगा। दोस्त? तांग शियू ने उलझन में पूछा, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं अभी कुछ समय पहले ही मैजिक सिटी में आई हूँ और यहाँ मेरे रहने के बारे में जानने वाले लोग बहुत कम हैं। कोई दोस्त मुझे ढूंढने कैसे आ सकता है? सुरक्षा गार्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। उसने बस मुझे आपको बताने के लिए कहा है। तांग शियू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाकर उसे धन्यवाद दिया। वह विला क्षेत्र की ओर जल्दी नहीं गया, बल्कि पास की व्यावसायिक सड़क की ओर चल पड़ा। उसे स्टारबक्स कॉफी शॉप का पता था। ये व्यावसायिक सड़क से मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी जाने वाले रास्ते पर ही थी। स्टारबक्स कॉफी शॉप, विशाल आंतरिक साज सज्जा और उत्कृष्ट सजावट, ये सभी चीजें एक उच्चस्तरीय उपभोग स्थल का संकेत दे रही थीं। पूरे कॉफी शॉप में ज्यादा ग्राहक नहीं थे, सिवाय एक युवक के जो लैपटॉप कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था और उसके आसपास बैठे 4 अधेड़ उम्र के पुरुषों के। तांग शियू के कॉफी शॉप के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उसने तांग वेई को देखा, जो अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था और गंभीर दिख रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? तांग शियू चलकर तांग वेई के सामने बैठ गया और शांत स्वर में पूछा। तांग वेई ने ऊपर देखा। तांग शियू को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था और सुना कि तुम मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। यहाँ सब कैसा चल रहा है? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप सभी सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ? तांग वेई मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है मेरा छोटा भाई गरीब नहीं है, लेकिन क्या ये बड़े भाई की ओर से स्नेह का छोटा सा तोहफा नहीं है? वैसे चाची को पता था कि मैं मैजिक सिटी से गुजरूंगा और उन्होंने मुझसे आपके लिए कुछ चीजें लाने को कहा था। तांग शियू ने पूछा, कौन सी चीजें? तांग वेई ने चारों ओर देखा और कहा, इन्हें आपको यहाँ देना ठीक नहीं रहेगा। क्या हम आपके घर जाकर बात करें? ठीक है। तांग शियू ने सिर हिलाया। उन दोनों के उठकर चले जाने के बाद चारों अधेड़ उम्र के आदमी भी उनके पीछे पीछे चले गए। तांग शियू ने चुपके से पूछताछ की और पता चला कि वे चारों अधेड़ उम्र के आदमी तांग वेई के अंगरक्षक थे। स्टार ब्लू विला जिले में स्थित विला में वापस आकर चारों अंगरक्षक आंगन में ही रुके रहे, जबकि तांग शियू और तांग वेई पहली मंजिल के हॉल में चले गए। अपनी अपनी सीटों पर बैठने के बाद तांग वेई ने अपने हाथ में पकड़ा ब्रीफकेस तांग शियू को देते हुए कहा, तांग मिन आंटी ने जो कुछ भी लाने को कहा था वह सब इसमें है। तांग शियू ने ब्रीफकेस उठाया, उसे खोला और उसका चेहरा भावहीन हो गया। एक चांदी की पिस्तौल, गोलियों से भरी 4 मैगजीन और एक बेहद धारदार दिखने वाला खंजर। तांग शियू ने उलझन में ऊपर देखा और पूछा, इसका क्या मतलब है? तांग वेई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमारा तांग परिवार इस समय मुश्किल में है। चाची तांग मिन को डर था कि मैजिक सिटी में अकेले रहने पर तुम खतरे में पड़ जाओगी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ये चीजें आत्मरक्षा के लिए दे दूं। साथ ही बाहर तैनात 4 अंगरक्षकों में से 2 को मैं जाते समय तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा। चिंता मत करो, वे सिर्फ गुप्त रूप से तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारे सामान्य जीवन पर कोई असर नहीं डालेंगे। तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं और काफी देर चुप रहने के बाद पूछा, क्या अब स्थिति बहुत गंभीर है? तांग वेई ने सिर हिलाते हुए कहा, इतनी गंभीर बात नहीं है, केवल ग्वांगयांग प्रांत और फोकंग प्रांत में ही भीषण उथल-पुथल है। इस बार मैंने शाही राजधानी इसलिए छोड़ी है ताकि ग्वांगयांग प्रांत जा सकूं। तांग शियू ने पूछा, मुझे वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं। तांग वेई मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो। ग्वांगयांग प्रांत में बड़े भाई ने पहले ही लोगों को वहां भेज दिया है और संकट को अस्थायी रूप से नियंत्रित कर लिया है। बस इतना हुआ है कि हमारे तांग परिवार द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित स्टार ब्रिलियंस ग्रुप जलकर राख हो गया है। अब स्टार ब्रिलियंस ग्रुप के मुख्यालय से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पड़ोसी शहर में स्थानांतरित किया जा रहा है। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या बात यहाँ तक पहुंच गई है? तांग वेई ने कहा, याओ परिवार दरअसल कई सालों से गुप्त रूप से योजना बना रहा था और ग्वांगयांग प्रांत और फुकॉन प्रांत के कई परिवारों के साथ समझौता न होने के कारण कार्रवाई करने में हिचकिचा रहा था। हाल ही में याओ परिवार से एक शक्तिशाली व्यक्ति उभरा। विदेश से लौटने के बाद वह अपने साथ कई क्रूर लोगों को लेकर आया, जो सभी कुशल लड़ाके और हत्यारे हैं। इसलिए उसने कुछ ऐसा तरीका अपनाया जिससे ग्वांगयांग प्रांत और फुकॉन प्रांत के उन परिवारों ने अंततः याओ परिवार के साथ सहयोग समझौता कर लिया। तांग शियू ने पूछा, उसका नाम क्या है? तांग वेई ने कहा, याओ सिनहुआ। तांग शियू ने ब्रीफकेस बंद किया, उसे तांग वेई को वापस देते हुए कहा, ये चीजें अपने साथ ले जाओ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे लिए अंगरक्षक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। याओ परिवार की तो बात ही छोड़ो, देश के मार्शल आर्ट के महागुरुओं में भी कुछ ही लोग मुझसे मुकाबला कर सकते हैं। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ग्वांगयांग प्रांत चलता हूँ। तांग वेई अचंभित रह गया और झट से हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, अगर तुम सचमुच ये सब स्वीकार नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन कृपया मेरे साथ ग्वांगयांग प्रांत मत जाओ। अगर बड़े चाचा को पता चला कि मैंने तुम्हें इसमें शामिल किया है तो वो मेरी टांगें तोड़ देंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो चाहते हैं कि तुम मैजिक सिटी में शांति से पढ़ाई करो और चाहे कुछ भी हो जाए हमारा तांग परिवार तुम्हें बचाए रखेगा। तांग शियू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, अपने दिल की गर्माहट को बड़ी कुशलता से छिपाते हुए कहा, भाई क्या आपको नहीं लगता कि तांग परिवार की परेशानियों के लिए मैं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हूँ? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्कूल में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना बहुत उपयोगी है। तूफानों का अनुभव करके ही इंसान जल्दी से आगे बढ़ सकता है। तांग वेई ने हाथ उठाकर अपनी नाक रगड़ी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन बड़े चाचा जी। तांग शियू ने बीच में ही टोकते हुए गंभीरता से कहा, मैं दादाजी से बात करूंगी। स्कूल अभी आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ है और मैंने आगामी सैन्य प्रशिक्षण के लिए छुट्टी ले ली है। इस समय का सदुपयोग करते हुए मैं आपके साथ ग्वांगयांग प्रांत जाकर दुश्मन की रणनीति देखूंगी। तांग वेई ने हाथ उठाकर कहा, तो फिर आप बड़े चाचा को बुलाए। तांग शियू ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो जियूर, फोन से तांग गुशेंग की आवाज आई। तांग शियू ने कहा, दादाजी मैं हूँ। तांग गुशेंग मुस्कुराया और बोला, शियूर क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? तांग शियू ने कहा, मैं अभी अभी तांग वेई से मिला हूँ और वह ग्वांगयांग प्रांत जा रहा है, इसलिए मैं उसके साथ जाने की योजना बना रहा हूँ।
चिंता मत करो, मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। तांग गुशेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शियूर, वहां आजकल बहुत अफरा तफरी मची हुई है। कल रात ही हमारे परिवार द्वारा पोषित हमारे कई भरोसेमंद अधीनस्थों पर एक होटल में हमला हुआ। हालांकि हमले को कुछ बदमाशों ने अंजाम दिया, लेकिन असल में याओ परिवार की याओ शिनहुआ ने लोगों को इसके लिए उकसाया था। अभी तुम्हारे लिए ग्वांगयांग प्रांत जाना बहुत खतरनाक है। तांग शियू ने कहा, मेरे पास अपनी रक्षा करने की क्षमता है और मैं लापरवाह नहीं रहूंगी। तांग गुशेंग कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने पूछा, क्या आपने सचमुच फैसला कर लिया है? मैंने निर्णय कर लिया है, तांग शियू ने गंभीरता से कहा। तांग गुशेंग ने आह भरी, जब तुम जाने पर अड़े हो तो जाओ, फोन तांग वेई को दे दो। ठीक है, तांग शियू ने फोन सौंप दिया। तांग वेई ने फोन उठाया और तांग गुशेंग से कुछ देर बात की। फोन रखने के बाद उन्होंने कहा, बड़े चाचा ने निर्देश दिया है कि चूंकि आप मेरे साथ ग्वांगयांग प्रांत जाने पर अड़े हैं तो यह असंभव नहीं है, लेकिन आपको 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा। तांग शियू ने अनिर्णयपूर्वक सिर हिलाया और कहा, एक पल रुकिए, मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। 10 मिनट बाद साधारण सामान लिए तांग शियू तांग वेई के साथ रवाना हो गई। पहले चलो मैजिक सिटी में कांगहोंग 4 स्टोर चलते हैं, मुझे अपने एक सहपाठी को कुछ देना है। तांग वेई ने सिर हिलाया और नेविगेशन का उपयोग करके कांगहोंग 4 स्टोर पर पहुंच गया। दुकान में युएकाई, झाओ लियांग और अन्य लोग एक ऑडी A4 के आसपास इकट्ठा होकर उस पर चर्चा कर रहे थे। एक कर्मचारी उन्हें ऑडी A4 के विभिन्न कार्यों के बारे में समझा रहा था। युकाई, तांग शियू ने अंदर आते ही आवाज लगाई। युएकाई को पहले ही तांग शियू का फोन आ चुका था और वह तुरंत मुस्कुराते हुए कुछ कदम दौड़कर बोला, बॉस तांग, आप मुझसे क्लास लीडर हान को क्या देने को कह रहे हैं? तांग शियू ने 2 चाबियां और एक नोट निकाला, उसे देते हुए कहा, ये चीजें उसे दे दो और मेरी छुट्टी का आवेदन करने में भी मेरी मदद करो। मैं सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लूंगी और मैंने पहले ही छुट्टी ले ली है। मैं तुम्हारे सैन्य प्रशिक्षण समाप्त होने से पहले वापस आ जाऊंगी। युएकाई अचंभित रह गया और आश्चर्य से पूछा, आपको सच में सैन्य प्रशिक्षण से छुट्टी मिल गई? ये तो अविश्वसनीय है, लेकिन बॉस तांग, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप मैजिक सिटी छोड़ रहे हैं। तांग शियू ने कहा, मुझे कुछ काम निपटाने के लिए कुछ समय के लिए मैजिक सिटी से बाहर जाना होगा। युएकाई ने पूछा, कौन सी चीजें? तांग शियू ने कहा, कुछ पारिवारिक मामले होते हैं। युएकाई ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं ये सब चीजें क्लास लीडर हान को दे दूंगा, लेकिन याद रखना, क्योंकि आज रात तुम हमें दावत नहीं दे रहे हो तो इस बड़े खाने का खर्च तुम्हें बाद में उठाना पड़ेगा। निश्चित रूप से। तांग शियू ने सिर हिलाया। बाद में तांग शियू ने झाओ लियांग, हु किंगसोंग और अन्य लोगों का अभिवादन किया और फिर सीधे कांगहोंग 4 स्टोर से निकल गई। बाहर इंतजार कर रही तांग वेई से मिलने के बाद वे तेजी से हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गईं। टैक्सी में तांग वेई ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, मैंने अभी पता किया है, मैजिक सिटी से ग्वांगयांग प्रांत के लिए 1 घंटे बाद केवल एक ही आखिरी उड़ान है। अभी यात्रियों के लिए व्यस्त समय है, इसलिए अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो शायद हम समय पर हवाई अड्डे नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही फोन करके व्यवस्था कर ली है। तांग शियू ने शांत भाव से कहा। अध्याय 349 अप्रत्याशित परिस्थिति, तीसरा अपडेट, कृपया अनुसरण करें, मैजिक सिटी हवाई अड्डा। तांग वेई अब भी असमंजस में तांग शियू के पीछे पीछे वीआईपी चैनल से होते हुए एप्रन पर पहुंच गया। जब उसने अपने सामने निजी जेट और गैलरी के निचले हिस्से में पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट के वेश में खड़े 2 पुरुषों और 4 महिलाओं को देखा तो उसका चेहरा सदमे से भर गया। अब देश में जीवन स्तर में सुधार और बड़ी संख्या में अति अमीर लोगों के उदय के साथ ये सच है कि धनी लोग निजी जेट खरीदते हैं, लेकिन देश के एक प्रतिष्ठित परिवार के वंशज होने के नाते उन्हें देश में निजी जेट रखने वाले धनी लोगों की संख्या के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। 1500 यह एक सीमा थी। वह पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि देश में निजी जेट विमानों के मालिक धनी लोगों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होगी। ये जानना जरूरी है कि चीन जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में जहां 1 अरब से अधिक लोग रहते हैं, 1500 एक अविश्वसनीय रूप से छोटी संख्या है। लेकिन तांग शियू ऐसा कैसे कर सकता था? श्रीमान तांग, हमने मैजिक सिटी हवाई अड्डे पर प्रस्थान का आवेदन जमा कर दिया है और हमें जवाब मिल गया है। उड़ान भरने में अभी भी 35 मिनट बाकी हैं, निजी जेट के पायलट ने आदरपूर्वक कहा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, विमान में चढ़ो। तांग वेई तांग शियू के पीछे पीछे चल रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उसने धीमी आवाज में पूछा, भाई क्या चल रहा है? आपको ये प्राइवेट जेट कहाँ से मिला? तांग शियू मुस्कुराते हुए सीढ़ी पर चढ़े और बोले, मैंने इसे एक दोस्त से उधार लिया था। तांग वेई ने अविश्वास से कहा, कैसा दोस्त इतना उदार होता है? यूं ही आपको निजी जेट उधार दे दे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह निजी जेट तो हमेशा से मैजिक सिटी हवाई अड्डे पर ही खड़ा होना चाहिए था, है ना? तांग शियू ने कहा, जिंगमिन द्वीप की एक दोस्त है। चूंकि मैं आजकल बहुत व्यस्त हूं, इसलिए मैंने यह निजी जेट उधार लिया है। कुछ समय बाद जब मेरी व्यस्तता कम हो जाएगी तो मैं उसे विमान लौटा दूंगी। तांग वेई ने प्रशंसा करते हुए कहा, लगता है आपके संबंध वाकई अच्छे हैं। जिस भाई ने आपको विमान उधार दिया है उससे दोस्ती करना उचित है, भाई। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, वह एक महिला है। तांग वेई स्तब्ध रह गया, फिर अविश्वास से बोला, एक महिला? तो वह और तुम दोस्त? तांग शियू ने सीधे तौर पर कहा। तांग वेई ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, कुछ देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए पूछा, जहां तक मुझे पता है मैजिक सिटी में बहुत कम परिवार ऐसे हैं जिनके पास निजी जेट हैं, बस कुछ ही हैं। और ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं जिनके पास निजी जेट हैं। हुआन परिवार की उस गुड़िया का निजी जेट उधार लेना शायद बहुत मुश्किल होगा। क्या आप जिस दोस्त की बात कर रहे हैं वह वही राक्षसी है जिसने पिछली बार शाही राजधानी में हमारे पैतृक घर में घुसपैठ की थी? तांग शियू ने अजीबोगरीब ढंग से कहा, राक्षसी? तांग वेई ने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल सही, राक्षसी ओयांग लुलू, क्रूर, निर्दयी, अभिमानी, घमंडी, मोरनी की तरह अभिमानी, हमेशा इतराती फिरती रहती है। तांग शियू ने तांग वेई के वर्णन को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सुना और केबिन में प्रवेश करने के बाद ही उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लुलू से कोई शिकायत है? ये सचमुच वही है। तांग वेई ने गहरी सांस ली,
कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सच में कोई दुश्मनी नहीं है, बस उसकी वजह से मुझे कुछ मौकों पर नुकसान उठाना पड़ा है। बेशक यह इसलिए भी है क्योंकि मेरा मानना है कि एक अच्छा आदमी औरतों से झगड़ा नहीं करता, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। साथ ही मेरी चचेरी बहन जूयी और वह पुरानी सहपाठी हैं और हमारे अच्छे संबंध हैं, इसलिए मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, दरअसल लुलू काफी अच्छी है, उतनी भी नहीं जितनी तुम उसे बता रहे हो। वह थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन बहुत होशियार है और उसे तंग करना आसान है। क्या इन्हें धमकाना आसान है? तांग वेई अवाक रह गया। जब दोनों हवाई अड्डे पर बैठे तो तांग वेई ने अपने साथ आए 4 अंगरक्षकों की ओर अनौपचारिक इशारा करते हुए कहा, पिछली बार जब ओयांग लुलू हमारे पैतृक घर आई थी तो आप लोगों की वजह से हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन मुझे पता चल गया था कि वह आपको पसंद करती हैं। तांग शियू अचंभित रह गया और उसने सीधे अपनी आंखें घुमा लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग बेबुनियाद अंदाजे क्यों लगा रहे हैं। मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में यू काई और हु किंगसोंग कहते थे कि हान किंगवू उसे पसंद करती है और अब तांग वेई कह रही थी कि ओयांग लुलू उसे पसंद करती है। आखिर उसे ये कैसे नहीं पता था कि वह इतना आकर्षक है? बकवास मत करो, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और व्यापारिक साझेदार भी। तांग वेई ने एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। तांग शियू को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। शाम के 7:30 बजे निजी जेट ग्वांगयांग प्रांत के ग्वानचेंग हवाई अड्डे पर उतरा। क्योंकि तांग युनबेन को पता था कि तांग वेई आ रही है, इसलिए उसने पहले से ही किसी को उन्हें लेने के लिए भेज दिया था। जब तांग शियू और तांग वेई 4 अंगरक्षकों के साथ हवाई अड्डे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला काले सूट पहने 6 हटे कट्टे आदमियों के साथ तेजी से उनकी ओर आ रही है। जियो वेई, अधेड़ उम्र की महिला ने तांग शियू की ओर एक नजर डाली, फिर तांग वेई की ओर देखकर मुस्कुराई। तांग वेई मुस्कुराई और बोली, आंटी जू, आप हमें लेने खुद क्यों आईं? जू जी ने कहा, गुआनचेंग में थोड़ी अफरा तफरी मची हुई है। आपके बड़े चाचा को डर है कि याओ परिवार, सन परिवार और यांग परिवार आपको चुपके से परेशान करने के लिए लोगों को भेजेंगे। जब से उन्होंने परेशानी खड़ी करना शुरू किया है तब से अब तक हम 20 से ज्यादा लोगों को खो चुके हैं। तांग वेई के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, याओ परिवार तो पहले से ही हमारा दुश्मन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सन परिवार और यांग परिवार इसमें दखल देने की हिम्मत करेंगे। इस बार भले ही हमें अधिक नुकसान उठाना पड़े, हम उन्हें करारा जवाब देंगे। जू जी ने मन कड़वी मुस्कान दी। तांग वेई को शायद स्थिति की पूरी जानकारी न हो, लेकिन शिंगहुई समूह की महाप्रबंधक होने के नाते वह यहाँ 10 साल से अधिक समय से कार्यरत थी, तो भला उन्हें वर्तमान स्थिति की जानकारी कैसे न होती। सीधे हमले की तो बात ही छोड़िए, यहाँ उनके अपने लोग भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। ये है, तांग वेई ने तुरंत कहा, ये तांग शियू है, मेरा चचेरा भाई। जू जी की आंखों में हैरानी झलक रही थी। उन्होंने कुछ पल तांग शियू को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले सुना था कि तांग परिवार का खोया हुआ बच्चा मिल गया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह गुआनचेंग आएगा। नमस्कार तांग शियू, मैं जू जी हूँ, शिंगहुई ग्रुप की महाप्रबंधक, आप मुझे आंटी जू कह सकते हैं। तांग वेई ने तुरंत कहा, भाई, आंटी जू तांग डोंग की पत्नी की बड़ी बहन है। तांग शियू को अचानक समझ आ गया और उसने पुकारा, नमस्ते आंटी जू। जू जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, चलो चलें, आपके बड़े चाचा होंगफेंग विला क्षेत्र में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तांग वेई ने सिर हिलाकर कहा। 20 मिनट से भी अधिक समय बाद जैसे ही कार होंगफेंग विला क्षेत्र के पास पहुंचने वाली थी, जू जी का फोन बज उठा। जब उसने कॉल का जवाब दिया और दूसरी तरफ से कुछ शब्द बोले तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तांग वेई ने तब तक इंतजार किया जब तक जू जी ने फोन नहीं रख दिया, फिर उसने जल्दी से पूछा, आंटी जू, फिर क्या हुआ? जू जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे शिंगहुई समूह के वित्त विभाग के उप निदेशक को अगवा कर लिया गया। दूसरे पक्ष ने जानबूझकर उन्हें उकसाया, जिसके कारण उप निदेशक ने उन्हें धक्का दिया। फिर दूसरे पक्ष ने गंभीर रूप से घायल होने का नाटक किया और उप निदेशक के परिवार से मुआवजे की मांग की। तांग वेई ने गुस्से से कहा, क्या ये याओ परिवार के लोगों ने किया है? जू जी ने कहा, ये याओ परिवार से अलग नहीं किया जा सकता। आखिरकार इस नाजुक समय में केवल जू परिवार, सन परिवार और यांग परिवार ही लोगों को ऐसा करने के लिए उकसा सकते हैं। आपके बड़े चाचा ने अभी कहा कि उस उप निदेशक को हर हाल में छुड़ाने के लिए लोगों को भेजा जाए, क्योंकि वित्त विभाग के उस उप निदेशक को हमारे शिंगहुई समूह के खातों की पूरी जानकारी है। अगर ये व्यापारिक रहस्य याओ परिवार और अन्य लोगों के हाथ लग गए तो यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तांग वेई ने तुरंत पूछा, वित्त विभाग के उस उप निदेशक को कहाँ ले जाया गया? जू जी ने कहा, चांगबू टाउन, दादी कैबिनेट फैक्ट्री। तांग वेई ने पूछा, क्या अब हम अपना रास्ता बदलकर चांगबू कस्बे जा रहे हैं? जू जी ने सिर हिलाकर कहा, हम अभी जा रहे हैं। हमें उस उप निदेशक को जल्द से जल्द बचाना होगा। इसके अलावा आपके बड़े चाचा ने भी लोगों का एक और दल भेजा है जो चांगबू कस्बे की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तांग शियू ने अचानक पूछा, क्या सूचना का स्रोत विश्वसनीय है? क्या ये खुफिया जानकारी हमारे ही लोगों द्वारा जुटाई गई है या? जू जी ने तांग शियू की ओर मुड़कर कहा, उप निदेशक को ले जाने वाले लोगों ने ही उनके परिवार को धन और व्यक्ति के आदान प्रदान के स्थान के बारे में बताया था। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह शायद एक जाल है, और यह एक ऐसी जगह है जहां हम जानते हैं कि यह एक जाल है, लेकिन फिर भी हमें इसमें कूदना होगा। मुझे नहीं लगता कि उप निदेशक चांगबू कस्बे में स्थित दादी कैबिनेट फैक्ट्री में है। जू जी ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा, मुझे अपना तर्क बताओ। तांग शियू ने कहा, चूंकि दूसरी पार्टी शिंगहुई ग्रुप के वित्त विभाग के उप निदेशक से शिंगहुई ग्रुप के बारे में वित्तीय जानकारी हासिल करना चाहती है, इसलिए वे हमें उन्हें बचाने का मौका आसानी से नहीं देंगे, और दूसरी पार्टी यह अच्छी तरह जानती है कि हम उन्हें बचाने जरूर जाएंगे। भले ही वह उप निदेशक सिर्फ मोहरा हों, वे आसानी से जोखिम नहीं उठाएंगे और उन्हें वहीं नहीं छोड़ेंगे। एक जानकारी ही हमें लुभाने के लिए काफी है। जू जी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह पूरे शिंगहुई समूह को नियंत्रित करने में सक्षम थी और उसकी बुद्धिमत्ता और क्षमता दोनों ही उत्कृष्ट थीं। वास्तव में उसने भी उन मुद्दों पर विचार किया था जिनका विश्लेषण तांग शियू ने किया था। हालांकि उसके पास चांगबू टाउन में लोगों को लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह चुपचाप बैठकर
कुछ नहीं कर सकती थी। तांग शियू, चूंकि आप इस संभावना का अनुमान लगा सकते हैं, तो क्या आपके पास कोई समाधान है? तांग शियू ने कहा, बात सीधी सी है, हमें अभी भी चांदगू कस्बे जाना है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले दादी कैबिनेट फैक्ट्री की आंतरिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी जुटाएं और फिर एक कार्य योजना बनाएं। दूसरी ओर ग्वांगयांग प्रांत में अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस उपनिदेशक को ढूंढें जहां वह हो सकता है। जूजी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, गुआंगयांग प्रांत में हमारे खुफिया संपर्क लगभग पूरी तरह से ठप हो गए हैं। हालांकि हमारे पास यहाँ अभी भी काफी लोग हैं, लेकिन हमारे पास जांच की कोई दिशा ही नहीं है। हम यूं ही इधर उधर भटक नहीं सकते, है ना? तांग शियू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। ये कौन है? फोन से धीमी आवाज आई। तांग शियू ने कहा, मैं तांग शियू हूँ, गु जियाओसुए ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरे पक्ष के लहजे में उत्साह की झलक थी और उसने झट से कहा, गु शियाक्सु, बान रेस्टोरेंट की युवा मालकिन? हाँ, अच्छा, आप बान रेस्टोरेंट के नए मालिक हैं, श्रीमान तांग शियू, है ना? यह मैं हूँ। आप मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तांग शियू ने पूछा, क्या आपके परिवार के ग्वांगयांग प्रांत में खुफिया संपर्क हैं? मुझे किसी मामले की जांच में आपकी मदद चाहिए। कौन सा शहर? गुआंगचिंग। हाँ, तांग शियू ने कहा, मैं जल्द ही आपको एक संदेश भेजकर उस व्यक्ति की पहचान बताऊंगी जिसकी जांच की जानी है। उसे ले जाया गया है और दूसरा पक्ष यहाँ के सन परिवार और यांग परिवार से संबंधित हो सकता है। कृपया जांच करते समय सावधानी बरतें। ठीक है, मैं तुरंत गुआंगचिंग के लिए रवाना हो रहा हूँ। कृपया मेरी खबर का इंतजार करें। आपको स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, बस संदेश पहुंचा दें। बाद में हो सकता है कि मुझे कुछ और कामों के लिए आपको परेशान करना पड़े। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो हमें करना चाहिए। अध्याय 350 खुफिया जानकारी, पहला अपडेट, कृपया फॉलो करें। तांग शियू ने फोन काट दिया और जूजी से पूछने के बाद उप प्रबंधक के बारे में जानकारी संकलित करके एक टेक्स्ट संदेश में दूसरे पक्ष को भेज दी। फिर उसने जूजी की ओर देखकर कहा, चलो पहले चांगगू टाउन चलते हैं और खुफिया जानकारी का इंतजार करते हैं। अगर वे हमें बता सकते हैं कि उप प्रबंधक को कहाँ रखा गया है, तो हम सीधे उसे छुड़ाने जाएंगे। अगर वे भी पता नहीं लगा सकते, तो हमें दादी कैबिनेट फैक्ट्री की स्थिति का पता लगाना होगा। अगर हम उस मुश्किल मामले को सुलझा लेते हैं, तो हमें पहले कुछ ब्याज मिलेगा। जूजी ने तांग शियू को एक अजीब से भाव से देखा और चुपचाप सिर हिलाया। तांग वेई ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा, भाई, आप किससे जांच में मदद करने के लिए कह रहे हैं? क्या आप ग्वांगयांग प्रांत में किसी को जानते हैं? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ग्वांगयांग प्रांत में किसी को नहीं जानता, लेकिन फुकोंग प्रांत में मेरे दोस्त हैं। देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि वे हमें ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि उस उप प्रबंधक को कहाँ रखा गया है। ये देखकर कि तांग शियू ने दूसरे पक्ष की पहचान सीधे तौर पर नहीं बताई, तांग वेई ने और कोई सवाल नहीं पूछा। फिर भी अगर उन्हें तांग शियू के माध्यम से कोई जानकारी मिल जाती तो यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य होता। चांगगू कस्बा डोंगगुआन के दूसरे सबसे बड़े शहर के रूप में चांगगू कस्बे के हर कोने में कारखाने फैले हुए थे, जिससे इसके आर्थिक विकास को तीव्र गति मिली। बाहर से आने वाली आबादी की भारी आमद के परिणामस्वरूप हर जगह एक जीवंत और समृद्ध वातावरण देखने को मिला। दादी कैबिनेट फैक्ट्री एक ऐसा कारखाना जो निर्यात के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर का उत्पादन करता था। इस कारखाने में दो प्रकार की दीवारें थीं, एक बाहरी दीवार और एक भीतरी दीवार, जिनके बीच 50 मीटर का फासला था। बीच में कारखाने बने हुए थे जहां मजदूर फर्नीचर बनाते थे। अंदर दो कार्यालय भवनों के अलावा बाकी सभी भवन भी कारखाने ही थे, जिनका उपयोग तैयार कैबिनेट फर्नीचर के भंडारण के लिए किया जाता था। आमतौर पर दादी कैबिनेट फैक्ट्री में आज चहल पहल का माहौल था। हर तरफ कामगार व्यस्त थे और लकड़ी ढोने वाली फोकलिफ्ट मशीनें फैक्ट्री की इमारतों के बीच लगातार आ जा रही थीं। लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभार कुत्ते के भौंकने की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। एक 3 मंजिला कार्यालय भवन की छत पर सौर जल टैंकों के बीच एक हट्टा कट्टा विदेशी व्यक्ति दूरबीन लिए कारखाने के बाहर की स्थिति का अवलोकन कर रहा था। उसके पीछे दर्जनों तगड़े आदमी खड़े थे, जिनमें से कुछ के पास बंदूकें थीं। कुछ अपनी बंदूकें साफ कर रहे थे और उनकी आंखों में निर्मल भाव थे। एमू रुई, बाहर हालात कैसे हैं? विदेशी हटे कट्टे आदमी टोफरसन ने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और गहरी आवाज में पूछा, कोई शत्रु प्रकट नहीं हुआ है, प्रतीक्षा करें और स्थिति पर नजर रखें। अच्छा, संपर्क में रहना। टोफरसन ने अपना फोन जेब में रखा और फिर दर्जनों तगड़े आदमियों की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था, क्योंकि उसकी राय में ये दिखने में भयंकर और शक्तिशाली आदमी असल में चांदी के बने मोम के पुतले मात्र थे। दिखावे के लिए तो ठीक थे, लेकिन किसी काम के नहीं। तुम सब ध्यान दो, यदि शत्रु आए और तुम उसे मारने का साहस न दिखा सको, तो मैं स्वयं तुम्हारे सिर काट दूंगा और उन्हें गेंदों की तरह इधर उधर फेंक दूंगा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडी सी आवाज में कहा, टोफरसन, भले ही हमारे युवा मालिक ने हमें आपके आदेश का पालन करने को कहा हो, लेकिन घमंड मत करो। भले ही तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट आती हो, क्या तुम्हारी गति गोली से तेज हो सकती है? टोफरसन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपने सफेद दांत दिखाए और हंसते हुए कहा, कोशिश करना चाहते हो? हम अधेड़ उम्र का वह आदमी कोशिश तो करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। वह जानता था कि उस विदेशी का युवा मालिक के दिल में कितना महत्व है, और अगर उसने उससे लड़ाई की तो शायद उसकी ही दर्दनाक मौत होगी। लगभग 10 मिनट बाद टोफरसन का फोन, जिसे उसने अपनी जेब में रखा हुआ था, अचानक वाइब्रेट हुआ। कुछ हो रहा है। बाहर संदिग्ध वाहन देखे गए हैं। कुल 4 कारें हैं, प्रत्येक कार में 4 लोग हैं, कुल मिलाकर 12 लोग। कोई भी कार से बाहर नहीं निकला है। कोई दूरबीन से कैबिनेट फैक्ट्री के गेट पर नजर रख रहा है। एमू रुई की आवाज फोन पर सुनाई दी। टोफरसन ने गहरी आवाज में कहा, अभी उन्हें डराओ मत। एक पुरानी चीनी कहावत है, कृपया कलश में प्रवेश करें। एक बार जब वे कारखाने में प्रवेश कर लेंगे, तो हम उन पर अंदर और बाहर से हमला करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी दुश्मनों का सफाया हो जाए। एमू रुई ने कहा, टोफरसन, मुझे पता है कि तुम मारना चाहते हो, लेकिन कप्तान ने निर्देश दिया है कि अगर हम उन्हें जिंदा पकड़ सकें, तो उनकी जान बख्शने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनमें दुश्मन के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी हों और उनसे हमें
कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके। मुझे पता है, टोफरसन ने ठंडे लहजे में कहा और फिर सीधे फोन काट दिया। दादी कैबिनेट फैक्ट्री के पास 4 ऑफ रोड वाहन चुपचाप सड़क के किनारे खड़े थे। सबसे आगे वाली गाड़ी में ली शियाओजी ने अपनी दूरबीन एक तरफ रख दी और यात्री सीट पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, बाकी सभी को सूचित कर दें कि बिना अनुमति के कोई भी अपनी गाड़ी से बाहर न निकले। महाप्रबंधक जू ने फोन करके हमें निर्देश दिया है कि उनके आने का इंतजार करें और फिर मिलकर कार्रवाई करें। ठीक है। यात्री सीट पर बैठे युवक ने सिर हिलाया और तुरंत अपना फोन निकाल लिया। समय बीत गया। चांगबू टाउन एक्सट्रीम स्पीड स्केटिंग रिंक। जियांग शियाओहू हाल ही में काफी बेफिक्र था। वह एक्सट्रीम स्पीड स्केटिंग रिंक में एक निचले स्तर का गुंडा था और क्योंकि वह लड़ाई में माहिर था और कुछ दिन पहले रिंक के मालिक को एक मुश्किल समस्या सुझाने में मदद की थी, इसलिए उसके मालिक ने उसे पदोन्नत करके रिंक का छोटा नेता बना दिया था। तथापि आज साप्ताहिक कमीशन भुगतान का दिन था। वह अपने 4 अधीनस्थों के साथ बाहर से लौटा, स्केटिंग रिंक के चारों ओर घूमा, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। आज क्या हो रहा है? आमतौर पर तो बहुत सारे ग्राहक खेलने आते हैं, लेकिन आज एक भी नहीं आया। जियांग शियाओहू ने मुड़कर पूछा। जियांग शियाओहू के साथ लंबे समय से रहे एक युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो सुना ही नहीं कि आज दुकान बंद है। अरे बॉस, उधर देखिए, स्केट रखने वाले कमरे के प्रवेश द्वार पर वे दोनों लड़के क्या कर रहे हैं? जियांग शियाओहू दंग रह गया। जब उसने उधर देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह अपने 4 साथियों के साथ उधर गया और जोर से चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह वह जगह है जहां हमारा एक्सट्रीम स्पीड स्केटिंग रिंक चलता है। काली बंदूकों की नालें जियांग शियाओहू और उसके 4 आदमियों की ओर तनी हुई थीं। उन हटे कट्टे आदमियों में से एक की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था और उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जियांग शियाओहू का चेहरा बदल गया और उसके पीछे खड़े चारों युवक भयभीत होकर 2 कदम पीछे हट गए। जियांग शियाओहू ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में पूछा, यहाँ का मुखिया मैं हूँ। भले ही तुम्हारे पास बंदूकें हों, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो और हमारा बॉस कहाँ है। तुरंत 2 लोग स्केट स्टोरेज रूम से बाहर निकले और उनमें से एक मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति एक्सट्रीम स्पीड स्केटिंग रिंक के मालिक थे। उनके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट थी और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, शियाओहू, हमारा स्केटिंग रिंक आज खुला नहीं है। आपको यहाँ और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले वापस जाइए। जियांग शियाओहू की निगाह अपने बॉस के बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, बॉस, हमें पैसों की जरूरत है। आज ही हमें पैसे दे दीजिए। कल, मोटे ताजे बॉस ने भारी आवाज में कहा। जियांग शियाओहू ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मालिक, आपको मुझे आज ही पैसे देने होंगे। मुझे भाई हूँ का कर्ज चुकाना है और उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उन्हें आज पैसे नहीं दिए तो वे मेरा हाथ काट देंगे। क्यों न आप मुझे पहले थोड़ा पैसा दे दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि पैसे मिलते ही मैं तुरंत चला जाऊंगा। मोटे ताजे बॉस ने अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा, क्या वे भरोसेमंद हैं? मोटे ताजे बॉस ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत भरोसेमंद है। शियाओहू 4-5 साल से मेरे साथ है। वो एक अच्छा लड़ाकू है और उसका बॉस भी चांगबू कस्बे के अंडरवर्ल्ड में एक बहुत ताकतवर शख्सियत है। मैंने सुना है कि वो किशोरावस्था से ही अपने बॉस के साथ है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, तो फिर उन्हें पैसे दे दो। हाँ हाँ हाँ। मोटे ताजे मालिक ने जियांग शियाओहू की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, उन चारों को बाहर इंतजार करने के लिए कहो और तुम मेरे साथ पैसे लेने चलो। धिक्कार है, जुए के शौक को छोड़कर तुम हर चीज में माहिर हो। देर सवेर जुए के कर्ज में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जियांग शियाओहू की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने जानबूझकर शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया और कहा, मालिक, किसका कोई शौक नहीं होता। चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ और अगर मामला बहुत गंभीर हो तो मैं कभी उसमें दखल नहीं देता। 1 मिनट बाद जियांग शियाओहू को एक फूला हुआ लिफाफा मिला। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, पाया कि पहले वाला अधेड़ उम्र का आदमी उसके पीछे नहीं आया था और फिर अपने मोटे ताजे बॉस के पास झुककर धीमी आवाज में पूछा, बॉस, ये लोग कौन हैं? इनकी हिम्मत कैसे हुई बंदूक लेकर घूमने की? क्या इन्हें डर नहीं लगता? मोटे ताजे बॉस का चेहरा बदल गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, जांच मत करो। उनकी पहचान ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जान सको। बॉस, आपका क्या मतलब है? जियांग शियाओहू ने जानबूझकर गुस्से वाला चेहरा बनाया और गहरी आवाज में कहा। मोटे ताजे मालिक ने अपना मुंह खोला, फिर ये याद करके कि भविष्य में भी उसे जियांग शियाओहू और उसके छोटे भाइयों पर ही इस जगह की देखरेख का जिम्मा सौंपना होगा, उसने अपना लहजा नरम करते हुए फुसफुसाया, शियाओहू, मैं तुम्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा पूछताछ करो, क्योंकि ज्यादा जानने से लोगों की जान जा सकती है। लेकिन तुम अजनबी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लोग डोंगगुआन के सन परिवार के हैं। इन्होंने किसी को बांध रखा है और यहाँ उससे पूछताछ कर रहे हैं। तुम्हें पता ही है, सन परिवार ही मेरा सहारा है। जियांग शियाओहू का दिल कांप उठा और फिर उसके भीतर परमानंद की लहर दौड़ गई। उसे पता था कि इस बार उसकी किस्मत खुल गई है और वह चांगबू के छोटे कस्बे को छोड़कर एक बड़े शहर में जीवन का आनंद लेने जाएगा। ऊपरी तौर पर तो उसने शांत भाव से कहा, बॉस, जब आपने पहले कहा था कि आप सन परिवार से हैं तो मुझे लगा कि आप बस शेखी बघार रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ कुछ नहीं सुना और आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं भाई हूँ को ढूंढूंगा, उसे अपना बकाया पैसा दूंगा और बाकी बचे पैसों से मैं आज रात उन भाइयों को खूब मौज मस्ती करांगा। आगे बढ़ो। मोटे ताजे बॉस ने सिर हिलाकर कहा। 7 या 8 मिनट बाद जब जियांग शियाओहू ने एक्सट्रीम स्पीड स्केटिंग रिंक छोड़ा और अपने साथ आए भाइयों को विदा किया तो उसने तुरंत कुछ फोन नंबर डायल किए। भाई हुआंग, मैं चांगबू कस्बे से जियांग शियाओहू हूँ। क्या बड़े बॉस ने भाइयों को चांगबू कस्बे में चल रही गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए संदेश नहीं भेजा था? मुझे एक्सट्रीम स्पीड स्केटिंग रिंक में कुछ मिला है। ये डोंगगुआन का हुआंग परिवार है। उनके लोगों ने किसी को बांध रखा है और वे ठीक एक्सट्रीम स्पीड स्केटिंग रिंक में हैं। वे वहाँ बहुत कड़ी निगरानी रख रहे हैं। मैं समझ गया।
चिंता मत करो, मैं किसी सुनसान जगह पर छिपकर इस जगह पर नजर रखूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब वे आएंगे तो मैं चुपके से उन्हें रास्ता दिखा दूंगा। धन्यवाद, भाई हुआंग।